नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर जुड़। आज के प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर सारे अगर इस प्रश्न को यदि आप बना लिए तो समझिए कि आपकी तैयारी एकदम पक्के पूरे हो गए हैं दोस्तों। तो आप जल्दी जल्दी बनाइएगा और जरूर जवाब दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट में जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा। और देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में आपको तो हम उतना डीपली नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी चलेंगे आपके साथ और बताते चलेंगे, लेकिन आप जल्दी कीजिएगा, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम जो है ना वो स्पीड और एक्यूरेसी का ही है। इसलिए आप स्पीड और एक्यूरेसी बनाए रखिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि कितना नंबर आया। और ये भी बताइएगा, आप लोग यहाँ पर अपने कमेंट कीजिएगा कि आप जो है पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा और कितने लोग सही कर पा रहे हैं, कितना एकदम कमेंट करते चलिएगा। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सीधी सड़क पर चलती हुई वाहन की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? सरल रेखीय गति, आवर्ती गति, वर्तुल गति या कोई नहीं? देखिए आपको हमने बता दिया इसके पहले, अगर सरल यानी सीधी रेखा के अनुदेश कोई भी गाड़ी यदि चलती है तो उसको हम लोग कहते हैं सरल रेखीय गति। क्या कहते हैं उसको? सरल रेखीय गति। और सीधी सड़क पर चलती हुई वाहन कोई भी होगी उसकी गति होती है सरल रेखीय गति। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। सैनिकों के मार्च पास्ट की गति, सैनिक जब मार्च पास्ट कर रहे होते हैं, मार्च पास्ट यानी जब परेड कर रहे होते हैं, उस समय जब रोड पर चलते हैं तो उस समय उसकी गति क्या होती है? तो वो सीधी रेखा में गमन कर रहे होते हैं, चाहे वो जिधर से जाए वो सीधी रेखा में गमन करते हैं, इसलिए उनकी सरल रेखीय गति होगी यहाँ पर। ठीक है, अगला है, यदि कोई वस्तु गोल वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए घूमता है तो वह कौन सी गति का उदाहरण है? सरल रेखीय गति है, आवर्ती गति है, वर्तुल या वृत्तीय गति या कोई नहीं? यदि कोई वस्तु गोल देखिए गोल गति करता है तो उसको हम लोग कहते हैं, देखिए वर्तुल गति। वर्तुल नहीं कह सकते तो आप कहते हैं वृत्तीय गति। तो गोल घूम देगा तो उसको वृत्तीय गति कहेंगे या वर्तुल गति कहेंगे। राइट आंसर इसका सी होगा। कितना सही हो रहा है आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कौन सी गति है? बताइए, वृत्तीय गति है, सरल रेखीय गति है, आवर्ती गति या कोई नहीं? देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, इसमें अभी यदि आप देखिएगा तो वृत्तीय गति है या वर्तुल गति। लेकिन ये जो सूर्य की परिक्रमा की जो गति होती है एक निश्चित समय अंतराल के चलते रहती है, और एक निश्चित समय अंतराल पर कोई यदि अपनी गति को दोहराता रहता है तो उसको हम लोग आवर्ती गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्ती गति, यानी ये दोनों में जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर एक ऑप्शन दिया हुआ है, अगर वृत्तीय दिया हुआ है तो आप पहला इसको टिकिंग करेंगे वृत्तीय में। ठीक है, अगला देखिएगा। केरल का लोकप्रिय भोजन क्या है? देखिए सभी राज्यों का अपना अपना लोकप्रिय भोजन होता है। इस सब का नोट्स दे दिए। जो नया आज वीडियो देख रहे होंगे ना उनको जरूर आप जुड़ जाना है आपको। ठीक है, और यहाँ से सारे नोट्स आप पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा। जो नहीं जुड़ रहे हैं ना वो उनको वहाँ पर पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आपको सारे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का जो नोट्स और पीडीएफ है वो आपको समझिए कि एग्जाम में सफलता दिला के ही रहेगा। तो आपको एग्जाम में सफलता लेना है कि नहीं लेना है आप सोच लीजिएगा। अगर लेना है तो हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप अभी कॉल कर लीजिएगा। केरल का लोकप्रिय भोजन है इडली, डोसा, अवियल,
या ढोकला। तो देखिए केरल में जो होता है ना, सबसे लोकप्रिय भोजन जो होता है ओकरा कहते हैं अवियल, ठीक है। महाराष्ट्र का लोकप्रिय भोजन क्या है आपको बताना है, अवियल, ढोकला, डोसा या बड़ा पाव। महाराष्ट्र में बड़ा आदमी लोग होता है, इसलिए बड़ा पाव याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, बड़ा पाव। देखिए हम यहाँ आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसलिए आपको जल्दी जल्दी दे रहे हैं। अगर इसका आपको डीपली देखना होगा तो आप नोट्स ले लीजिएगा, नहीं तो उसका जो यहाँ पर जो क्लासेज का वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। आज यहाँ पर टेस्ट आपको शाम को चलता है और आपको स्पीड में हमारे साथ पेन कॉपी लेकर के फटाफट टिकिंग करना है। नागालैंड एवं सिक्किम का लोकप्रिय भोजन कौन है, मोमोज, डोसा, अवियल या बड़ा पाव। देखिए यहाँ पर तो आप तो 2-3 को जानिएगा। अवियल अभी हो गया था केरल का, बड़ा पाव हो गया था यहाँ पर किसका, महाराष्ट्र का। तो अब देखिए डोसा आपको बता देंगे, मोमोज है। मोमोज, बहुत मोमोज लोग खाने के लिए अब परिग गए हैं, तो ये मोमोज यहाँ के नहीं है, झारखंड के नहीं है, समझ गए। देखिए आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय भोजन क्या है, मोमोज, बिरयानी, बड़ा पाव या अवियल। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिरयानी हो जाएगा, क्योंकि मोमोज तो देख ही लिए, बड़ा पाव अवियल देख लिए, तब मोमोज हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, बताइए। संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, अमेरिका, चीन, भारत या ब्राजील। तो इसका राइट आंसर है देखिए भारत, जिसमें हम लोग रह रहे हैं ना। भारत का क्षेत्रफल है, बहुत बार आया है ये प्रश्न, बहुत बार आया है, ठीक है। तो 3287 आप याद रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है इसमें देखिए, एकदम फटाक से बताइए। बी आंसर होगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, याद रख लीजिएगा, एकदम बार बार पूछता है। भारत की चौहद्दी भी याद रखिएगा। और देखिए भारत की चौहद्दी क्या दिया हुआ है, 4 गुना। तो उत्तर में हिमालय पर्वत है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। उत्तर में बंगाल की खाड़ी है, पूर्व में हिमाचल पर्वत है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में हिमाचल कोई नहीं। तो देखिए एकदम याद रखिएगा, पहला वाला इसका सही है, लेकिन एक ट्रिको हम दे दिए हैं और अभी आपको दिखा दे रहे हैं। याद रखिएगा भारत की चौहद्दी याद रखने का, हिमा बंगाली ही और अरबपति है। हिमा उत्तर से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, उत्तर हिमा, फिर यहाँ पर एकदम घड़ी की दिशा में ऐसे क्लॉकवाइज चलते हैं हम लोग, फिर बंगाली और फिर नीचे ही और फिर अरबपति, ऐसे दिशा बना लिए हैं, ठीक है। ये उत्तर है, ये उसके नीचे दक्षिण होता है, फिर ये पूर्व और ये पश्चिम होता है ना। तो अब यहाँ पर देखिए आप बना लिए हैं पूर्व पश्चिम। तो अब बताइए यहाँ पर, तो उत्तर में कौन हो गया, हिमा, तो हिमालय पर्वत, बंगाली तो बंगाल की खाड़ी, और ही का मतलब हिंद महासागर, और अरबपति, अरबपति में अरब सागर, ठीक है। तो उत्तर में हिमालय पर्वत है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और यहाँ पर पश्चिम में अरब सागर है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, दूध से दही का बनना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है। बहुत बार परिवर्तन आता है, देखिए वैसा परिवर्तन जो दोबारा अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता, दोबारा उस रूप में वो नहीं, जो नहीं आ सकता है, जो रूप में पहले था, तो उसको हम लोग कहते हैं अनुत्कर्मणीय। और दोबारा अगर उस रूप में आ सकता है वो, तो उसको हम कहते हैं उत्कर्मणीय, ठीक है। तो अब बताइए दूध था, पहला अवस्था में दूध था, वो बन का गया है, देखिए दही। अब दही फिर दूध बन सकता है, नहीं न बन सकता है, तो नहीं बन सकता है, तो यह है अनुत्कर्मणीय परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है, अनुत्कर्मणीय। देखिए यहाँ थोड़ा सा आंसर गलती लिखा गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ए मत मार लीजिएगा, ए नहीं होगा, बी में अनुत्कर्मणीय है, तो बी एक आंसर होगा, ठीक है, ये गलत है। चलिए तो यहाँ पर देखिए नोट्स जो लेते हैं, नोट्स परचेज करते हैं, उनके लिए नोट्स लिखा हुआ है, आप सभी भी ले लीजिएगा जो नया जुड़िएगा, ठीक ना। लकड़ी का जलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है, याद रखिए, पहला अवस्था लकड़ी का था, अब जल गया, तो जल गया तो क्या बना है जी, राख बना है, राख बना है ना। अब कभी भी राख लकड़ी बन जाएगा, पहला अवस्था में आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। तो जो पहली अवस्था में दोबारा नहीं आ सकता है उसको हम लोग कहते हैं अनुत्कर्मणीय, और जो आ जाता ओकरा कहते हैं उत्कर्मणीय, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप जान रहे हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप क्या कीजिएगा, देखिए एकदम दिमाग लगाइएगा, पेडागोगी है ना, उससे संतुष्ट रहिएगा, उससे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं दीजिएगा, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह अनुप्रेरित कीजिएगा, या उसके अभिभावकों को सूचित कीजिएगा। आपको लगता है कि वह विद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप क्या कीजिएगा, बताइए। उससे संतुष्ट रहिएगा, कभी नहीं। उससे अतिरिक्त गृह कार्य दीजिएगा, ऐसा नहीं। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके वैसे उसको अनुप्रेरित करना। देखिए टीचर के काम में है, क्या काम है, अभिप्रेरित करना, अनुप्रेरित करना, उसको आगे बढ़ाना। तो वो जैसे आगे बढ़ सके, लगता है कि उसको इसको चाहिए तो उसको दे करके उसको आगे बढ़ाने के लिए अनुप्रेरित करना आपका मुख्य मकसद होगा, ठीक है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना एक बहुत ही अच्छा चीज हो सकता है कब, जब कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। या
शिक्षण में विभिन्न प्रकार का व्याख्यान विधि। देखिए सबसे अच्छा यही इसमें ऑप्शन है कि एक सीखना बहुत अच्छा आप तभी समृद्ध हो सकता है, अच्छा तभी माना जा सकता है जब उस बच्चा को आप वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कहीं से लाएं और उसमें उस विद्यार्थी को एक दूसरे से अंतः क्रिया करवाएं, तो शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बना सकता है, आप शिक्षण प्रक्रिया को समृद्ध बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही है कि गलत है, बताइएगा। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, सही है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, गलत है। देखिए ये जो है ना, ये आपको लैंगिक पूर्वाग्रह इसको कहते हैं। लोगों ने पहले से ही मानसिकता बना रखा है कि महिला कमजोर, पुरुष असहजोर, महिला कम पढ़ने में बहुत हर और पुरुष पढ़ने, ये लैंगिक पूर्वाग्रह है। क्या है इसको? लैंगिक, यानी स्त्री और पुरुष पर भेद से आप ग्रसित है, ऐसा कहीं कुछ होता नहीं है, इसलिए यह सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा कि लैंगिक पूर्वाग्रह को ये प्रदर्शित कर रहा है बात। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? उनके पास धन होना चाहिए, उनका उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क होना चाहिए, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। एक शिक्षक को साधन संपन्न कोई कह रहा है, इसका मतलब है, इसका राइट आंसर देखिए सी है। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान हो जाए। अगर विद्यार्थी को हल करने का, यहाँ पर उस समस्या का हल करने का यदि किसी को ज्ञान है तो वो एक सही शिक्षक है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। जो निम्न कक्षा होते हैं उसमें शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित होती है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या यहाँ पर एक ऑप्शन और है, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो खेल जो है शिक्षण किस पर आधारित होता है? तो वह देखिए खेल इसलिए जरूरी होता है, वह विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करता है। किस पर करता है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका होनी चाहिए। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका क्या होना चाहिए? नकारात्मक, अग्रणोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण या तटस्थ। ठीक है, तो बच्चों को माता पिता की सीखने की प्रक्रिया में क्या होना चाहिए आपको बताना है। तो देखिए आगे बढ़ के लेना चाहिए, अग्रणोन्मुखी, यानी बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया माता पिता को अग्रणोन्मुखी होना चाहिए, यानी आगे की ओर बढ़ करके आगे की ओर सिखाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि और कलाई की संधि कौन सी संधि होती है? देखिए एक याद रखिएगा, गर्दन ना और यहाँ कलाई। आप देखिए गर्दन आपके पास है ना, उसको बाएं दाएं आगे पीछे घुमाइए, घूमता है कि नहीं घूमता है? घूमता है। कलाई है ऊपर नीचे बाएं दाएं, घूमता है कि नहीं घूमता है? घूमता है ना। तो धुराग्र संधि होता है, ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे अगर घूम रहा है तो धुराग्र संधि है ना। एक राइट आंसर होगा धुराग्र संधि। अगला देखिएगा, जबड़ा एवं कपाल के बीच में कौन सी संधि होती है? कंदुक खलिका संधि, हिज संधि, अचल संधि या धुराग्र संधि। देखिए धुराग्र आपको कंदुक यानी कमर, कंदुक कहाँ होता है? तो कमर और कंधा में होता है। ठीक है, हिज किस में होता है? तो केहुनी और कुल्हा में होता है। ठीक है, अब देखिएगा धुराग्र किस में होता है? धुराग्र अभी आपको कलाई में हो गया और गर्दन में हो गया। अब देखिए को बच रहा अचल संधि। आप देखिएगा जबड़ा के कभी भी आप बाएं दाएं आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ठीक है, और कपाल के भी आप कन्हूनी घुमा सकते हैं। घुमाते हैं क्या? कपाल के गर्दनवा घूमता है, कपरवा ना घूमता है। अब मुंह के जो जबड़ा है वो ऊपर नीचे होता है, जबड़ा ना घूमता है। तो इस सब को कहते हैं अचल संधि। क्या कहते हैं इसी को? अचल संधि, इमूवेबल। ये सब इमूवेबल है, इसको आप मूव नहीं करवा सकते हैं, तो ये इमूवेबल है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। राजू पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, अब वह 90 डिग्री वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज दिशा की ओर घूम जाता है। अब वह फिर दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में आपको बताना। ठीक है, तो राजू सबसे पहले पश्चिम की ओर है। पहला चीज ध्यान दीजिए, शुरुआती पश्चिम की ओर है, तो पहले 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा था, किस स्थान पर आएगा? देखिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ आएगा? सबसे पहले देख लीजिए, ये 4 को होता है ना दिशा वाला, बताएं आपको ना। ये है, देखिए कौन चीज, ये है उत्तर है ना, ये आपका क्या है? दक्षिण है, और ये आपका पूरब है, और ये आपका पश्चिम है ना। राजू किधर खड़ा था? ये भी पश्चिम की ओर था, माने राजू इधर है,
ना। अब वो कहाँ गया, तो पहले एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ऐसे घड़ी की दिशा में चलिएगा ना तो एकरा कहिएगा क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त। अब जब घड़ी के विपरीत दिशा में एन से चलिएगा ना इसको वामावर्त कहिएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले ये कहाँ गया बताइए, राजू जो है, राजू सबसे पहले जो है पश्चिम की ओर है। पहला चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ राजू है और सबसे पहले वो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री गया। तो यहाँ से देखिए ये कितना कितना डिग्री कौन है, इहो में 90, इहो में 90, इहो में 90 और इहो में 90 बनता है ना। देखिए इसका ट्रिक हम आपको जो है पूरे नोट्स में बता दिए हैं। तो नोट्स जो परचेज कर लिए उनके लिए ठीक है, जो नहीं परचेज किया उनको यहाँ भी बता रहे हैं, लेकिन नोट्स आप लोग जरूर लीजिए, जरूर जुड़ जाइए क्योंकि अब एग्जाम बहुत नजदीक है। तो सबसे पहले 90 डिग्री गया, 90 डिग्री मतलब कहाँ, तो ये यहाँ से यहाँ आया, आया ना 90 डिग्री, तब ना यहाँ से यहाँ आएगा तो 90 डिग्री बना रहा है कि ना बना रहा है, 90 डिग्री गया। अब उसके बाद जो है फिर वो कहाँ गया, फिर क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में फिर वो 90 डिग्री गया, तो फिर यहीं पहुंच गया, यानी जहां था वहीं पहुंच गया, यानी पश्चिम था तो पश्चिम में हो गया, तो पश्चिम हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, ये बनाया हुआ है, जहां था वहीं पहुंच गया राम। अगला है जो करोगे सो भरोगे, यह किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो यह संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक। जो पढ़ेगा वो पास करेगा, किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। तो यह भी संबंधवाचक है क्योंकि संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए 2m+3 इंटू 2m-3 का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, ये a+b और a-b सेम है ना, a+b और a-b क्या होगा, a² - b²। ठीक है, तो 2m का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 2m का स्क्वायर कितना होगा बताइए 4m² और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, यानी 4m² - 9 हो जाएगा। इसका यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 7xy का संख्यात्मक गुणांक लिखिए, 7xy का संख्यात्मक गुणांक लिखिए। तो 7xy का संख्यात्मक गुणांक में संख्या वाला गुणांक लिखिए, तो गुणांक में उसमें गुना कौन है, संख्या 7 है, तो का राइट आंसर 7 हो जाएगा। चलिए अगला है 5abc का संख्यात्मक गुणांक लिखिए, 5abc का संख्यात्मक गुणांक, तो 5abc इसमें संख्या कौन है 5 है और गुना के रूप में है, तो संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। अगला है 5/4 y² x² z² का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, 2/3, 3/4, 5/4 या 9/4 क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी देखिए आप लोग जवाब दीजिएगा और कितना सही हो रहा है लास्ट में जो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो 5/4 इसमें संख्या के रूप में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/4। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, श्रेणी के लुप्त पद ज्ञात करें, 1, 2, 6, 12, 36 या 72, 1, 2, 6, 12, 36 या 72 आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, 1 2 इसमें 2 से गुना किए 2 और 2 तिहाई के 6 इसमें 3 से गुना किए, फिर 6 दूनी की 12 2 से, अब फिर 12 तिहाई की 36 3 से, फिर अब कितना से करेंगे 2 से, 36 दूनी की 72, अब क्या करेंगे 72 गुने 3, एक बार 2 से एक बार 3 से, तो 72 गुने 3 कर लीजिए ना, क्या होता है, तो 3 दूनी 6 और 17 21 216 होता है, 216 किस में है, डी में है, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, श्रेणी में अगली संख्या क्या है, श्रेणी में अगली संख्या क्या है, 132, 127, 122, 117 इसके बाद है, देखिए। ठीक है, तो देखिए श्रेणी में अगली संख्या क्या हो जाएगी आपको देखना है यहाँ पर ना। तो देखिए 132 में से कितना घटा है 5, तो 127 हो गया, 127 में से कितना घटा है 5, तो 122 हो गया, 122 में से कितना घटा है 5, तो 117 हो गया। अब 117 में से 5 घटाइएगा तो कितना होगा बताइए, 112 होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर भारत की राजधानी है दिल्ली, नई दिल्ली, पटना या रांची, सबको जानते हैं, जल्दी बताइएगा। चलिए सबका आंसर सही है बी। भारत में राज्यों का निर्माण मुख्यतः किसके आधार पर हुआ, समूह के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर या दल के आधार पर। तो सबको जानते हैं कि राइट आंसर तो भाषा के आधार पर हुआ। ठीक है, किसके आधार पर हुआ, भाषा के आधार पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान, मेघालय, असम या बिहार, सबको बताइए, फटाफट बताइए। तो क्षेत्र इसका सब के नोट्स दे दिए और सब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, कोई बाहर का ना है, सब यहाँ पर एनसीईआरटी का दे रहे हैं हम। तो ये कौन हो जाएगा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, शैशवा अवस्था, पौढ़वा अवस्था, किशोरावस्था या बालावस्था, 50 बार बता दिए, 1-2 बार ना बताए हैं। तो ये देखिए रीजनिंग के अंतर्गत है, इसको सजाना है कि कौन सही सजाया हुआ है। तो सबसे पहले होता है शैशवा अवस्था, फिर क्या होता है बाल्यावस्था, फिर क्या होता है किशोरावस्था, फिर क्या होता है पौढ़ा अवस्था, होता है ना। तो होता है ना 1 4 3 2, देखिए 1 4 3 2 किस में है, 1 4 3 2 डी में है, 1 4 3 2 किस में है, डी में है, डी आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया,
अब देखिएगा इसको भी मिलाना है, इसको भी मिलाना है, रीजनिंग का ये सेक्टर है ना, ये सब दे दिया गया है नोट्स। रीजनिंग अब समाप्ति कौर जी, सुबह संध्या रात्रि दोपहर, सुबह संध्या रात्रि दोपहर। तो अब बताइए इसको सजाइए कैसे कैसे सिस्टम से चलेगा। तो सबसे पहले सुबह होगा, फिर क्या होगा, दोपहर होगा, फिर क्या होगा, संध्या होता है, फिर क्या होता है, रात्रि होता है ना, होता है कि नहीं होता। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3, सी इसका राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, आ जाइए जी इतिहास में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या कोई नहीं। तो ठीक है, तो कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान, जेकर अर्थ होता है काची, काले रंग की चुड़िया ना। अब देखिएगा हड़प्पा के समकालीन था मिस्र, मेसोपोटामिया, वैदिक या कोई नहीं। था हड़प्पा के समकालीन जो था वो कौन था, तो मेसोपोटामिया है। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता किन दो नदियों के बीच विकसित हुई है, तो दजला नदी और मिस्र नदी, दजला और फरात, दजला और सिंध या फरात और नील। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो दजला और फरात नदियों के घाटी के बीच में स्थित है ना। अगला देखिएगा, पर्वतीय क्षेत्र के वृक्ष कैसे होते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र होता है ना जी, ओकर वृक्ष कैसन कैसन होता है, वृत्ताकार होता है, शंकुआकार होता है, झाड़ीदार होता है या कोई नहीं। तो पर्वतीय क्षेत्र के जो वृक्ष होते हैं ना वो शंकु के आकार के होते हैं, लंबा लंबा होता है, शंकुआकार होते हैं, शंकु के आकार के होते हैं। ठीक है, अरे पर्वतीय क्षेत्र के जंतु की क्या विशेषता होती है, तो जो पर्वतीय क्षेत्र में जंतु रहते हैं ओकर का विशेषता होता है, इनकी खाल चमड़ी मोटी होती है, इनके बाल बहुत ज्यादा होते हैं, याक जैसे जंतु पूरे बाल से ढके रहते हैं सभी। ये देखिए सभी जो है ना ये ठंडा से बचाव के लिए जो पर्वतीय क्षेत्र के जंतु हैं इस सब में विशेषता पाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी इसका आंसर होगा। मछली का श्वसन अंग कौन है, नाक, पूंछ, गलफड़ा या कोई नहीं। तो मछली का श्वसन अंग देखिए होता है गलफड़ा या जिसको कहते हैं हम लोग गिल्स ना। तो मछली का श्वसन अंग गिल्स है। जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर दीजिएगा और जरूर बताइएगा मरुस्थल में किस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, ऊंट, सर्प, मकड़ियाँ या सभी। तो मरुस्थल में देखिए इसी प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, ऊंट होते हैं, सर्प होते हैं, मकड़ी, ये सभी मरुस्थलीय वाले जंतु। इसका राइट आंसर सभी है। अगला, जल में रहने वाले जीव जंतु के आवास को क्या कहते हैं, स्थलीय आवास, जलीय आवास, वायु आवास या कोई नहीं। ठीक है, तो जल में रहने वाले जीव जंतु को हम लोग यहाँ पर देखिए कह लेते हैं यहाँ पर जलीय आवास। जल में रहने वाले जीव जंतु क्या कहते हैं, जलीय आवास। ठीक है, किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में सामान्य रूप से रहने की क्षमता प्रदान करता है वह क्या कहलाता है। एक चीज आप याद रखिएगा, आप हमेशा कहते होंगे कि अनुकूलन में रहिए, मतलब कहीं भी जाइए और उस परिवेश में यदि आप रहने के लायक हो जाते हैं इसका मतलब वहां पर होता है अनुकूलन। क्या होता है, अनुकूलन। अगला देखिएगा, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार या कोई नहीं। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, श्याम बाइक से बाजार जाता है, यह कौन सा कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। कौन सा कारक होगा कि श्याम बाइक से बाजार जाता है। तो देखिए यहाँ पर साधन का प्रयोग किया गया है, बाजार जाता है, कौन सा साधन बाजार जाने के लिए है आपके पास, बाइक। तो से विभक्ति चिन्ह है, से करण कारक का है, लेकिन साधन है तो साधन जिसमें होगा उसमें आपको जो है यहाँ पर करण कारक के अंतर्गत डालना है, तो ये करण कारक में जाएगा। ठीक है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह है, ने है, को है, से या के द्वारा है या कोई नहीं। तो करण कारक का दो विभक्ति चिन्ह होता है, एक से होता है या एक के द्वारा होता है। ज्यादा प्रयोग से वाला किया जाता है, के द्वारा वाला प्रयोग बहुत कम होता है। रमेश नौकर को वेतन दिया, रमेश नौकर को वेतन दिया, कौन सा कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक। ये आपका हाई स्कूल परीक्षा में आया हुआ था। ठीक है, कि रमेश नौकर को वेतन दिया, कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है या संप्रदान कारक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें दान दिया जा रहा है, गिफ्ट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपका संप्रदान कारक आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो संप्रदान कारक हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिसमें साधन से काम किया जा रहा है, किसी साधन से, वो करण कारक है, जिसमें दान दिया जा रहा है वो संप्रदान कारक है। एकदम याद रख लीजिएगा दोस्तों। अब तो इसको पक्के आप गांठ बांध लीजिएगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों तक बताइएगा जो अब तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं और नहीं जुड़ रहे हैं, तो वो जरूर एक बार जुड़ेंगे। तो जितना हो सके आज 100 लाइक, यहाँ पर 1000 लाइक जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है, जरूर 1000 लाइक जरूर करवा दीजिएगा, जिससे कि इस चैनल को आगे बढ़ाया जा सके। तो आप लोगों का सहयोग बहुत ही जरूरी है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है के, ने,
कौन या के लिए। तो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए, क्योंकि के लिए का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब किसी को कुछ देते हैं। तो याद रखिएगा, जब देना होगा तो संप्रदान, और जब संबंध जब यहाँ पर आपको साधन से काम करना होगा तो करण। और ये जो है बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, संप्रदान और करण, इसमें कभी शक मत। पूछा गया है रमेश कुर्सी से गिर गया, कौन सा कारक है बताइए। वाह रे भाई, रमेश कुर्सी से गिर गया। अभी रमेश और कुर्सी क्या थे? एक दूसरे के चटक बटक थे, यानी वो भी कुर्सी पर बैठते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि गिर गया, रमेश कुर्सी से गिर गया। कौन सा कारक है आपको बताना है? संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक या करण कारक। तो यहाँ पर देखिए अलगाव हो गया, बिलगाव हो गया, और कुर्सी अलग हो गया, और रमेश जी अलग हो गए। तो क्या होगा बताइए ना? तो यहाँ पर होगा अपदान कारक होगा, एकदम अपदान कारक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। देखिए रमेश और कुर्सी दोनों एक दूसरे से सटे हुए थे, लेकिन गिरने के बाद एक दूसरे से अलग हो गए, तो अलग हो गया तो अपदान कारक हो गया। ठीक है, अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह भी से होता है। और यहाँ पर देखिए यही दो को आपको डाउट याद रखना है दोस्तों, करण कारक का भी चिन्ह से है, ठीक है, और अपदान कारक का भी चिन्ह से है। ये दोनों से में बहुत अंतर है। इससे का मतलब है टूटना, अलगाव होना, बिखराव होना, जुड़ाव नहीं होना। और करण कारक का भी से है, इसमें अलगाव होना, जुड़ाव होना, और इसमें से है, इसमें साधन का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पर संबंध कारक किन्हीं वस्तुओं में संबंध बताता है, एक दूसरे से संबंध। शुद्ध रूप क्या होगा? देखिए ये शुद्ध रूप जो आप देख रहे हैं हमारे शिक्षक बंधु, ये शुद्ध रूप से एक प्रश्न आपका हिंदी के अंतर्गत पक्का आता है। तो हम तो आपके लिए लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें सभी यहाँ पर सब्जेक्ट मिला हुआ था। आप आज कितने सही कर पाते हैं हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और जो अभी तक नोट्स परचेज नहीं कर पाए हैं, नहीं ले पाए हैं, वो अगर अच्छा लगे तो इसी तरह का आपको सारे MBBI क्वेश्चन ही आपको केवल नोट्स में मिल रहा है, आप जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा आपके बहुत नज़दीक है। यदि आप यहाँ पर पैसे का देखेंगे तो आपके कहीं ना कहीं 2-4 नंबर मिस करने के बाद लाइफ टाइम आपको यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप दिक्कत नहीं फंसे और जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए औषधि जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, औषधि तो हम लोग कैसे लिखते हैं औषधि? तो औषधि इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए यही वर्तनी का शुद्धिकरण होता है, ये शुद्धिकरण आपको करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए आशीर्वाद का शुद्ध रूप कैसे लिखेंगे? ये प्रश्न जो है 5001 बार, समझिए कितने MBBI है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं हमारे शिक्षक बंधु। बार बार आया हुआ है, लोग बार बार गलती करते हैं। ठीक है, तो आशीर्वाद का शुद्ध क्या होता है? तो देखिए हम लोग लिखते हैं आशी, ठीक है, और उसके बाद वार्ध लिखते हैं इस तरह से, यानी आशीर्वाद होगा। ठीक है, तो ये आशीर्वाद का शुद्ध रूप इसमें से जो हो जाएगा वो आपका B नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कवियत्री का शुद्ध रूप क्या होगा? देखिए यदि आप लोग सभी एग्जाम देने वाले होंगे हमारे शिक्षक बंधु, और लगभग सभी को एग्जाम देते ही देते हैं, तो आप देखे होंगे यह प्रश्न कितने बार आया हुआ। जब भी हिंदी एग्जाम होता है ना, तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको देखिएगा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो कवियत्री का शुद्ध रूप क्या होगा? तो देखिए कवियत्री को शुद्ध रूप में हम लोग लिखते हैं क इत्री, क इत्री लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क इत्री। कभी भी लिखिएगा तो क इत्री लिखिएगा। और बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, अभी हाल फिलहाल के जितने भी एग्जाम हुए सब में कवित्री का पूछा गया है शुद्ध रूप। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर, भारत का बिस्मार्क किससे कहते हैं? भारत का बिस्मार्क किससे कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? देखिएगा भारत का एकीकरण करने के कारण बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं में वहां पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहें। ठीक है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा, और आपको हम बता दे रहे हैं ये सारे चीज़ जो देख रहे हैं इसका डीपली हमने इसके पहले आपको नोट्स परचेज कर दिया है, आपको दे दिया है, लेकिन अब हम डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट शाम को लेकर के आ रहे हैं। तो आप सभी जुड़ करके जरूर तैयारी कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है आपकी, और आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। तो सारे प्रश्न जो आप पढ़ लिए हैं अब यहाँ पर बनाइएगा, और सही कितना करते हैं आप जरूर बताइएगा। भारत में कैसी शासन प्रणाली है? संसदीय, अध्यात्मक, राजतांत्रिक या सैनिक? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है। ठीक है, आधुनिक भारत का जनक किन्हें कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किन्हें कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस या दयानंद सरस्वती किन्हें कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जो जनक होता है, जो जनक है उनका नाम है राजा राम मोहन राय है। अगला है यहाँ पर,
नीलकंठ किस प्रकार का शब्द है? देखिए शब्द में आपको हम बताए हैं, सारा नोट्स दे दिए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। याद रखिएगा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यहाँ से एक प्रश्न आएगा और इसका नोट्स आपको हमने दे दिया है, जो कि विधिवत आपको इसके पहले हमने बताया है उस नोट्स में। तो यहाँ पर नीलकंठ जो होता है, कहते हैं नीला हो कंठ जिसका, और उनको हम लोग कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, तो नीला हो कंठ जिसका, जिसको हम लोग शंकर भगवान के रूप में, यानी इसका विशेष अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? विशेष अर्थ निकलता है। तो वैसे शब्द देखेंगे और उसका विशेष अर्थ निकल रहा होता है, तो उसको हम लोग जो यहाँ पर है योगरूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? योगरूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिएगा, अति प्रिय में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय देख लीजिएगा। अति प्रिय, ठीक है, इसको तोड़िएगा, अति दो भाग में हो जाएगा। अति और प्लस क्या होगा बताइए? प्रिय होगा। तो जो उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, तो इसमें दो हो गया, एक शुरू वाला हुआ पहले और ई वाला हुआ बाद। तो जो पहले लगता है उसको कहते हैं उपसर्ग, और जो बाद में लगता है उसको कहते हैं प्रत्यय। तो इसमें उपसर्ग कौन हुआ बताइए? अति हो गया। कौन हो गया? अति हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा, यहाँ पर अधिराज में कौन सा उपसर्ग है? देखिए जब भी उपसर्ग प्रत्यय आपको बताना है, तो ये जो शब्द दिया हुआ है इसको तोड़ लीजिए, संधि विच्छेद कर लीजिएगा। तो अधि जोड़ राज हो गया ना। इस शब्द में पहले कौन आया? अधि। तो अधि जो पहले है उपसर्ग है, इसलिए अधि जो है आपका यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अब यहाँ पर देवालय का संधि विच्छेद करें, बार बार आया है। कितने बार आपको बोले? बहुत बार आया है। तो देवालय का होता है देव जोड़ आलय। क्या होता है? देव जोड़ आलय। तो किस में है? ये बी नंबर ऑप्शन में है, या ए नंबर ऑप्शन में है, या सी में है, या डी में है? तो किस में है ये? देवालय देव जोड़ आलय ए में हो जाएगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यास्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए सूर्यास्त कहते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं सूर्य भैया हो गया अस्त। तो वही होता है, सूर्य और अस्त जब जुड़ेगा ना तब बनता है सूर्यास्त। ठीक है, तो सूर्यास्त का हो गया सूर्य जोड़ अस्त, और ये ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है? ऑप्शन ए में है। गजानन का सदी संधि विच्छेद का है? तो गजानन कहते हैं ना कि गज आनन, गज जी आनन, आन गए, तो गज जोड़ आनन, और जी और आ मिलता है तो आ बनता है, तो गज जोड़ आनन मने हो जाएगा गजानन, और यहाँ आंसर हो जाएगा गज जोड़ आनन, यानी बी आंसर इसका हो रहा है। ठीक है, त्रिफला में कौन सा समास है? देखिए त्रिफला, त्रिफला, त्रिफला मने हो गया तीन, फल मन फला मने फल, तीन फलों का समाहार। देखिए समास में जब हम उसका विग्रह करेंगे और उसमें संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक होगा और विशेष अर्थ नहीं निकल रहा होगा, दिमाग में रखिएगा। केवल संख्यावाचक देख के सीधे जो है यहाँ द्विगु में मत मार लीजिएगा। ठीक है, द्विगु मने द्वि मने भी दो होता है, संख्यावाचक और संख्यावाचक मिलेगा तो द्विगु में जाता है। लेकिन कब? जब विशेष अर्थ नहीं निकल रहा होगा तब। लेकिन विशेष अर्थ निकलेगा तो किस में जाएगा? तो बहुब्रीहि समास में जाएगा। ठीक है, तो ये द्विगु समास होगा। अगला देखिएगा, नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न का मतलब हो गया नौ रत्नों का समाहार। तो नौ रत्नों का समाहार नवरत्न हो गया। तो यहाँ पर देखिए संख्यावाचक है नौ, और द्विगु में द्विगु मने होता है दो, ये भी संख्यावाचक है। तो दोनों संख्यावाचक को मिला दीजिएगा तो द्विगु समास में जाएगा, क्योंकि इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, गगन चुंबी में कौन सा समास है बताइए? गगन चुंबी का विग्रह कीजिए ना, तो विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा बताइए? गगन को चुमने वाला, गगन चुंबी मैंने गगन को चुमने वाला, यदि को का आ रहा है तो को यहाँ पर देखिए कारक का चिन्ह है, तो जो समास के विग्रह कीजिएगा और उसमें कारक का चिन्ह आएगा तो वो जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा, जहाँ चार गो राह मिलता है भैया ओकरा कहते हैं चौराहा, मतलब चार राहों का समाहार। तो चार का हो गया संख्यावाचक, और संख्यावाचक किस में जाता है? द्विगु में जाता है, हमेशा याद रखेगा। तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, यहाँ पर देखिए जो नोट्स नहीं लिए हैं, बार बार आपको हम एक बात कर रहे हैं कि आप लोग नोट्स जरूर परचेज कर लीजिए, और सभी नोट्स को यहाँ पर आप डेली हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कीजिएगा। तो आपको हम बता दे रहे कि 101% अगर सफलता नहीं हाथ लगा तो फिर यहाँ पर आप बताइएगा कि क्या हुआ और नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, एक पंक्ति में रमेश दोनों तरफ से 7वां स्थान, देखिए रीजनिंग का प्रश्न है। एक पंक्ति में रमेश दोनों तरफ से 7वां स्थान पर है। ठीक है, 7वां स्थान पर है,
तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, आपको बता दें, अगर एक ही पंक्ति में, जैसे ई पंक्ति हुआ ना, तो बाएं से भी और दाएं से भी एक ही व्यक्ति का काउंटिंग हो रहा था। कई बार काउंटिंग हो जाता है, 2 बार हो जाता है ना। और व्यक्ति होगा कै गो बताइए, एगो। और इसका नोट्स जो नहीं ले पाए हैं तो नोट्स हम पूरा विधिवत आपको बताएं, जिसको एक बार देख लीजिएगा तो ऐसा प्रश्न आप चुटकियों में हल कीजिएगा, ठीक है। तो जो क्लास चला है उसका जरूर आप लोग नोट्स ले लीजिएगा। तो एक पंक्ति में रमेश दोनों तरफ से 7वां स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो देखिए, एक ही व्यक्ति दोनों तरफ से अगर दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ लेंगे। 7वां स्थान यानी 7 और 7 14, और उसमें से 1 घटा दीजिएगा तो कितना होता है बताइए, 13। तो राइट आंसर इसका 13 होगा। तो राइट आंसर इसका 13 यानी बी हो गया। एक पंक्ति में देखिए रमेश, एक पंक्ति में रमेश जो है, एक पंक्ति में रमेश बाएं से 9वें स्थान पर और दाहिने से भी 9वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। रमेश ही है, एक ही व्यक्ति है जो उस पंक्ति में जब इधर से जा रहे दाहिने से और एक इधर से आ रहे किधर से, आपको दाहिने से, ठीक है। तो बाएं से जब जा रहे तो भी 9वां है और दाहिने से आ रहे तो भी 9वां है। तो यहाँ है कौन, दोनों जगह रमेश ही है। तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तो अगर हम जोड़ेंगे तो 9 9 18, लेकिन रमेश का 2 जगह काउंटिंग हो रहा है, दाएं से भी और बाएं से भी हो रहा है ना। तो ये 9 9 18 में से 1 घटा दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। आगे देखिएगा, कमल ने कहा रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो कमल और रवि का क्या संबंध है। तो अब देखिए संबंध जानते होंगे, तो इसका संबंध हो रहा है यहाँ पर मामा का, ठीक है। देखिए नोट्स बनाया हुआ है। तो 60 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, संपूर्ण कोण, प्रतिवर्ती कोण, ऋजु कोण या नयून कोण। तो 360 डिग्री वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एक समकोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 172 डिग्री। बार बार पूछा है ये प्रश्न, जेटेट में भी आया था, देखिएगा। तो एक समकोण का मान होता है, देखिए 90 डिग्री। बार बार लोग हल्के किचौना मिस्टेक करते हैं। एक समकोण का आधा कितना होता है, एक समकोण होता है देखिए 90 डिग्री, और 90 डिग्री के आधा कीजिएगा तब बताइए कितना होगा। तो राइट आंसर इसका होगा 45 डिग्री। देखिए आप लोग कितने सही किए, कमेंट जरूर कर कीजिएगा, और कितना जल्दी बनाए ये भी टाइम देखिए, क्योंकि अभी के अनुसार आपका अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो बहुत कम समय है। जब 2 रेखाएं, राम रमेश से कहता है तुम्हारी माँ जो है मेरी माँ की बहन है, यानी तुम्हारी माँ मेरी माँ की बहन है, ठीक है। अब राम और रमेश में क्या संबंध है, अब बताइए। तो राम जो है रमेश से कह रहा है कि रमेश की जो माँ है वो मेरी माँ की बहन है, ठीक है। तो अब उसमें क्या संबंध है, तो यहाँ पर देखिए उनका जो संबंध चल रहा है वो यहाँ पर हो जाएगा आपका मौसेरा भाई का, ठीक है। क्या हो जाएगा, मौसेरा भाई का। माँ की बहन मौसी हुई और राम और रमेश दोनों मौसेरे भाई होगा, ठीक है। आपकी माँ की बेटी का बेटा, आपकी माँ की बेटी, आपकी माँ की बेटी का बेटा कौन लगेगा, ठीक है। तो आपकी माँ हुई, उसकी बेटी आपको कौन लगेगी बताइए, बहन, और उसका बेटा आपको रिश्ते में क्या लगेगा, भगिना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भगिना हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर दे रहा है, क्या चीज दे रहा है आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए तो 9 फिर है 8 फिर 9 फिर है 8 फिर है 9, तो क्या होगा, तो देखिए 9 में से 1 घटा, शुरू बार तो 8 हुआ, फिर 8 में 1 जुटा तो 9 हो गया, फिर 9 में से 1 घटा तो 8 हो गया, 8 में 1 जुटा तो 9 हो गया। अब 9 में 1 घटेगा तो कितना होगा बताइए, 8 होगा ना। तो 8 किस में है, बी में है, यानी इसका राइट आंसर बी होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, बी। देखिए यहाँ मिस्टेक से लिखा गया है ए, इसका राइट आंसर ए लिखा गया है, जो कि गलत है, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, देखिएगा यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए 12 में 3 जोड़ रहा है तो 15, अब 15 में 5 घटा रहा था 10, फिर 10 में 3 जोड़ रहा था 13, 13 में से 5 घटा रहा था 8, अब 8 में 3 जोड़ेगा तब कितना हो जाएगा बताइए, 11। तो इसका राइट आंसर कितना होना चाहिए, यहाँ पर 11 होना चाहिए, और 11 ऑप्शन दिया हुआ है किस में, आपका डी में। तो राइट आंसर आपका डी है। एकदम जल्दी जल्दी आप लोग देखिए टिकिंग कीजिएगा, क्योंकि स्पीडे बढ़ाना है। जानते तो आप लोग सब कोई है, सब शिक्षक यहाँ पास करने वाले हैं, ठीक है। सब कोई पास कर जाइएगा, बस चैनल से साथ जुड़ जाइए और जितने नोट से परचेज कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग जानते सब हैं, खाली स्पीड बढ़ाइएगा और एक बार जो है यहाँ पर रिवाइज खाली कर लीजिए, एकदम 100% रिजल्ट आ रहा है आप लोग का। हमारा सूर्य किन 2 गैसों से मिलकर बना है, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम या कोई नहीं। तो देखिए हमारा सूर्य जो है 2 गैसों से मिलकर बना हुआ है, उसका नाम है देखिए हाइड्रोजन और हीलियम। कभी कभी देखिए हाइड्रोजन का H संकेत होता है और हीलियम का H ही होता है, तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी इहो दे देता है ना। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 9 थी,
लेकिन वर्तमान में हो गई है कितना 8, उसमें से किसको हटा दिया गया है, तो यहाँ पर प्लूटो को बौना ग्रह होने के कारण इसको हटा दिया गया। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है, तो आपको देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार और सूर्य से जो भार के अनुसार ये सारा चीज याद कर लेना है। ठीक है, तो इसका देखिए, इसका तो हमने इतना आपको नोट्स दिए हैं कि आप देखिएगा तो उसे पूरा ट्रिक से बता दिए हैं पूरा, कि कहीं ना भुलाइएगा ना सौरमंडल। तो जो नोट्स नहीं परचेज किए हैं देखिए, वो तो यही खाली प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन नोट्स यदि आप परचेज कर लीजिएगा ना और उसके बाद पढ़ लीजिएगा तो कहिएगा कि बड़ा नोट्स मिला था। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है बताइए, बुध। ठीक है, बुध इसका राइट आंसर है। चलिए ओके, अब देखिएगा एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसको क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ भुजा के आधार पर है कि तीनों भुजा बराबर है तो उसको क्या कहेंगे, तो तीनों भुजा जिसका बराबर होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्योंकि सम माने क्या होता है, सम माने बराबर और बाहु मतलब सभी, और भुजा और त्रिभुज माने त्रिभुज हो गया, यानी सभी भुजा जेकर बराबर होगा ओकरा समबाहु कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 7 सेंटीमीटर, ए बी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, BC 7 सेंटीमीटर है, CA 7 सेंटीमीटर है, तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है, तो देखिए तीनों भुजाओं आप देखिए ना, AB 7 है, BC भी 7 है और CA भी 7 है, तीनों भुजवे आपस में बराबर, तो तीनों भुजा बराबर होगा तो क्या कहते हैं बताइए, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, इसका राइट आंसर होगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखिएगा बहुत तरह से प्रश्न आपको गणित में उलझाता है, लेकिन आप उलझिएगा नहीं, सुलझिएगा। AB देखिए 3 सेंटीमीटर, BC देखिए 3 सेंटीमीटर और CE देखिए 3 सेंटीमीटर, तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर, तो तीनों भुजा बराबर तो क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, शिक्षण कौशल का विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, प्रशिक्षण का, प्रौद्योगिकी का, निर्देश का या शिक्षण का, तो देखिए शिक्षण कौशल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान जो होता है वो ट्रेनिंग का होता है, यानी प्रशिक्षण का होता है, प्रशिक्षण इसका राइट आंसर होगा। ज्ञानवाणी का फोन इन कार्यक्रम को जारी करने का उद्देश्य क्या है, मनोरंजन, एक तरह से प्रसारण, इंटरएक्टिव शिक्षा या सूचना प्रसारण, तो देखिए ज्ञानवाणी का कार्यक्रम जो प्रसारित किया जाता है वो इंटरएक्टिव शिक्षा से रिलेटेड होता है। ठीक है, अगला है, प्रभावी अध्यापक वह है जो कक्षा पर नियंत्रण रख सकता है, जो कम समय में अधिक सूचना दे सकता है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, सक्रिय कार्य करता है तो करवाता है। तो देखिए एक प्रभावी अध्यापक वह होता है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, वही सबसे अधिक अफेक्टेड टीचर होगा ना, जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। देखिए अब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आपको बता देते हैं शिक्षक बंधु, ये विश्व का जो महाद्वीप वाला है, एक इतना बढ़िया ट्रिक दिया हुआ है नोट्स में कि आप एक बार देखिएगा तो जिंदगी में ना भुलाइएगा, बचपनों को पढ़ाइएगा, समझ गए। और आपको चाहे सहायक आचार देना होगा, चाहे जेटेड देना होगा, चाहे आकलन देना होगा, सब में ये सब आएगा, इसलिए इस सब का ट्रिक लेना मत भूलिएगा एकदम। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया महाद्वीप से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या सभी, तो एशिया महाद्वीप से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इसका भी ट्रिक दिया हुआ है कि कौन महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है। एशिया और यूरोप से मिलकर कौन सा किसका निर्माण होता है, यूराल, यूरेशिया, यूरोपिया, यूरेशिया, तो देखिए एशिया और यूरोप आपस में मिलता है तो यूरेशिया का निर्माण करता है। और देखिए जेटेट में भी आया था, अब बहुत से शिक्षक बंधु सो गलत किए थे, और आपके देखिए 6 क्लास की किताब में जाकर देखिएगा कितना बढ़िया से सजावल, हर लोग गलती करके आया तो कहते थे कि कहीं प्रश्न नहीं है, बस देख लीजिए NCERT ना, वहीं से सब कुछ आ रहा है और सब कुछ वहीं से मिलने जा रहा है, बस ध्यान से देखिएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, देखिए एक वृत्त होता है ना, तो इसके दो जो परिधि होते हैं इसको मिलाने के लिए जो कहते हैं जीवा होता है, जीवा दोनों तरफ मिलाने वाले को। लेकिन सबसे बड़ी जीवा कौन होगा, जो केंद्र से पास करेगा, और जो केंद्र से पास करेगा उसको क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। तो सबसे बड़ी जीवा जो होता है वो व्यास होता है। ठीक है, क्या होता है, व्यास होता है। त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है बताइए, त्रिज्या ये होता है ना वृत्त, इसमें ये हो गया त्रिज्या, और जब एकरे पार कर गया तब व्यास, तब व्यास मैंने क्या होगा, पूरा भाग हो गया व्यास, तो व्यास हो गया ER है, ER है तो 2R, यानी व्यास जो होता है वो त्रिज्या का कितना होता है, दुगना होता है। ठीक है, तो D बराबर 2R, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास कितना होगा बताइए ना, देखिए ना ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो व्यास कितना होगा, तो 6 NU आएगा तब ना व्यास होगा, तो दुगना, यानी D बराबर क्या होता है, अभी बताया ना 2R, तो D बराबर हो जाएगा 2 और R दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 2 गुने 6 यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो D बराबर 2R हो गया। आगे है,
कबूतर शांति का प्रतीक है, तो काला झंडा केकर प्रतीक है बताइए। कबूतर जो है शांति का प्रतीक है, तो काला झंडा केकर। अरे विरोध के प्रतीक है। आप लोग सभी शिक्षक लोग कई बार काला झंडा लेके जाने के लिए हर बार सरकार के लहू लुहान करवा देते हैं, कहते हैं कि हम काले झंडा लेके आ रहे हो। सरकार क्या होती है, तो बीच रास्तवे से उतार लेती है आप लोग के, तो वह हो गया काला झंडा। ठीक है, तो काला झंडा केकर प्रतीक है बताइए, तो ये विरोध का प्रतीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिएगा, ईंट जो है राजमिस्त्री ईंट का काम करता है, तो पेंट के काम क्या करता है भैया, तो पेंट के काम करता है देखिए पेंटर। ऐसने क्वेश्चन आएगा, लेकिन जल्दी जल्दी मारिएगा, समझ गए, क्योंकि बहुत कम समय में मारना है। तो इस तरह से अगर आपको पारा शिक्षक यहाँ जो आकलन परीक्षा है उसमें 101% अगर एग्जाम में सफलता प्राप्त करना है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। और देखिए यहाँ पर जो लाइफ टाइम वैलिडिटी जो दिया गया है उसको भी खरीद लीजिएगा, और एक बार जरूर पढ़िएगा। जब एक बार पढ़िएगा तो आपको यहाँ पर सब पता चल जाएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सब प्रश्न यहीं से भिड़ने वाला है, सबको लेकर के पढ़ लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है, बताना है आपको। प्रकाश जो हमेशा किस रेखा में गमन करती है, और 101 बार यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो किस रेखा में गमन करती है आपको बताना है। वर्तुल रेखा में, सीधी रेखा में, वक्र रेखा में, या किसी में नहीं। तो देखिए जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आप देखिए प्रकाश का जो लाइट होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आप देखते होंगे जब अगर यदि आपका मकान जो है अगर वो खपड़ैल होगा तो खपड़ा में देखते हैं किसी किसी में जब छेद होता है तो उससे जब प्रकाश गुजरती है तो आप देखते हैं वो एकदम सीधी जा करके कहीं न कहीं बिछावन पर या दीवार पर जा करके आपको दिखती है। तो इस तरह से प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। या 3 गो मोमबत्ती आप ले लीजिए और एक कूट ले लीजिए, अगर उसको एक सीध में अगर लाइन को नहीं रखेंगे कटा हुआ तो आप यह को नहीं देख पाते हैं प्रकाश को, और जब यह एक सीध में रखते हैं तो यहाँ पर आपको मोमबत्ती दिख जाता है। इसका मतलब है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न आपका पूछ दिया गया है। तो देखिए ऐसे सारे प्रश्नों का पिटारा हम लेकर के आपके लिए यहाँ पर पाठ्यक्रम पर आधारित आ रहे हैं, जहाँ से 101% आपके प्रश्न भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे, और यही और इसी नोट से आपको तैयारी करने में सबसे अच्छा है, जो कि आप कहीं भी प्रैक्टिस सेट लेकर के पढ़ रहे हैं या कहीं भी कोचिंग आप ज्वाइन किए हैं। तो उसके अलावा अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं तो आपका यहाँ पर जो है 101% सफलता की गारंटी निश्चित हो रही है। तो आप जरूर यहाँ पर पाठ्यक्रम पर आधारित सारे NCERT का नोट्स देख लीजिएगा, जिससे आप यहाँ पर सहायक अध्यापक कर लीजिए, सहायक आचार्य कर लीजिए, या जेटेट परीक्षा कर लीजिए, सभी में आपके स्कोर जो है 101% होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो आपको बताना है कि वैसी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से पार कर सकते हैं उन्हें कहते हैं। तो प्रकाश जिससे आसानी से पार कर जाते हैं वैसी वस्तु को हम लोग देखिए कहते हैं पारदर्शी वस्तु। क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु वैसी वस्तुएं हैं जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से यहाँ पर पास कर जाती है। ठीक है, चलिए, वैसी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिससे प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है उससे क्या कहते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, या पारभासी, या कोई नहीं। तो वैसी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से आर पार नहीं कर सकती है वैसी वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे यदि हम लकड़ी का कूट ले लें या लकड़ी का कोई कागज़ ले लें या कोई मोटा कागज़ कूट ले लें, तो इससे होकर के आप प्रकाश को देखेंगे तो दूसरे तरफ आप नहीं देख सकते हैं, तो उससे अपारदर्शी वस्तु के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला है वैसी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश पार होती है लेकिन स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती, उसे क्या कहते हैं। देखिए आप एक चीज़ देखते होंगे, जैसे आपके पास कांच है ना, तो कांच से अगर अच्छा कांच है तो प्रकाश को आर पार बहुत ही आसानी तरह से देख सकते हैं। लेकिन अगर कांच है और उसको ज़मीन में घिस दिए, ईंटा में रगड़ दिए हैं, तो प्रकाश आर पार दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई देगा, लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। जहाँ घिसा हुआ होगा धुंधला दिखाई देगा ना। या आप तेल लगा हुआ कागज़ को देख सकते हैं, घिसा हुआ कांच को देख सकते हैं, ये सबसे प्रकाश तो दिखाई पड़ता है लेकिन धुंधला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो जो दिखलाई नहीं पड़ता वैसी वस्तु जिससे प्रकाश पार हो जाती है लेकिन स्पष्ट नहीं, स्पष्ट मतलब धुंधला दिखलाई पड़ती है, उससे क्या कहते हैं। तो वैसे ही वस्तुओं को हम लोग पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे रगड़ा हुआ कांच है यहाँ पर, और यहाँ पर तेल लगा हुआ कागज़ है, घिसा हुआ कांच है, ये सभी पारभासी वस्तु के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अगला है जब प्रकाश की किरण अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है तो किसका निर्माण होता है। देखिए होता क्या है, जब प्रकाश की किरण जो है किसी अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है तो वो क्या होता है, मूव हो जाता है, परावर्तित हो जाती है, और वहाँ पर क्या करती है, तो छाया का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, छाया का निर्माण करता है, और यह छाया का निर्माण जो होता है उसकी स्थिति पर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो छाया हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर छाया होगा। अब देखिएगा अगला यहाँ पर आप देखेंगे,
जब प्रकाश की किरण सीधे चलती हुई यदि उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं। देखिए प्रकाश की किरण है ना, एक मान लीजिए हम समतल यहाँ पर प्लेन ले लिए हैं, ठीक है, प्लेन कांच है। अब प्रकाश की किरण आती है, ये आपतित किरण हुई और इसी माध्यम में, जैसे ये दो माध्यम होता है, मान लीजिए हवा का माध्यम है और ये पानी का माध्यम है, तो अगर इस माध्यम में आती तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण आ गई, लेकिन इस माध्यम में नहीं आकर के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, जब उसी माध्यम में लौट जाती तो इसी घटना को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं, जब प्रकाश किरण जिस माध्यम में आए और उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, और दूसरे माध्यम में अगर आ जाए तो उसको अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा परावर्तन, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, प्रकाश का कृत्रिम स्रोत है। प्रकाश का अभी तक नेचुरल स्रोत आप देख रहे थे जिसमें सूर्य के प्रकाश को हमने लिया था। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रकाश का जो है कृत्रिम स्रोत कौन है, टॉर्च है, बत्ती है, लालटेन है या कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश का जो कृत्रिम स्रोत होता है इसमें अगर आप देखेंगे तो टॉर्च भी प्रकाश का कृत्रिम स्रोत ही है, क्योंकि स्वयं से नहीं प्रकाशित होता है, इसको मैन मेड है, मानव के द्वारा बनाया गया है, इसलिए कृत्रिम स्रोत हो गया। बत्ती भी कृत्रिम स्रोत है, लालटेन भी कृत्रिम स्रोत है, यानी इसमें सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, सभी, यानी टॉर्च, बत्ती और लालटेन, ए बी और सी तीनों जो है क्या है, प्रकाश का एक कृत्रिम स्रोत है। राइट आंसर इसका यहाँ पर क्या है, ई है, मतलब सभी है, इसमें डी ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए आगे खिचड़ी अलग पकाना मुहावरा का अर्थ क्या है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरा का अर्थ क्या है। सबसे अलग रहकर काम करना, अपना स्वार्थ पूरा करना, स्वयं अपना हित करना या कोई नहीं। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरा का अर्थ है सबसे अलग रहकर, सबसे अलग, सबसे कट करके अलग रह के काम करना। और ये जो है बिहार आकलन का आया हुआ प्रश्न है आपका। अगला है कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरा का अर्थ है आपा खोना, पागल हो जाना, विश्वास से काम नहीं करना, सब्र करना। कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरा का अर्थ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना, कलेजा पर पत्थर रखना, ठीक है, आपा खोना और पागल हो जाना, विश्वास से काम नहीं करना, सब्र करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब्र करना। कान पर जू न रेंगना मुहावरा का अर्थ क्या है। कान पर जू न रेंगना मुहावरा का अर्थ क्या है, पागल बना देना, होशियार होना, समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ना या सब्र करना, ठीक है। तो कान पर जू रेंगना ना, देखिए ये जो है आपका छत्तीसगढ़ आकलन का प्रश्न था। कहाँ का था, छत्तीसगढ़ आकलन का प्रश्न है ये। तो इसका मतलब है समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ना। कान पर जू न रेंगना मतलब आप कुछ भी किसी भी व्यक्ति को समझा रहे हैं लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो उसको कहते हैं कान पर जू न रेंगना। काया पलट होना मुहावरा का अर्थ क्या है, पूरी तरह बदल जाना, मर जाना, भाग जाना या पलटी मारना, ठीक है। तो देखिए काया पलट हो जाना ये यूपी का है, ठीक है, कहाँ का है, यूपी आकलन का है। तो काया पलट हो जाना मुहावरा का अर्थ क्या है, पूरी तरह बदलना, मर जाना, भाग जाना या पलटी मारना। तो काया पलट हो जाना मतलब पूरी तरह बदल जाना। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कोई आदमी बहुत गरीब था लेकिन एक बार बहुत अमीर हो जाता है तो आप लोग कहते हैं अगर काया पलट गलो कहते हैं ना, तो वही काया पलट होना मतलब भाग बदल जाना, ठीक है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरा का अर्थ क्या है। अपने पैरों पर, ये छत्तीसगढ़ का है जी। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरा का अर्थ क्या है, अपना स्वार्थ पूरा करना, सबसे अलग रहना, स्वयं अपना अहित करना या कोई नहीं। तो अपने पैर पर खूब कुल्हाड़ी मारने का मतलब क्या है, अपना अहित खुद करना, स्वयं अपना अहित करना, ठीक है। आपका काम अच्छा हो रहा था लेकिन वहाँ पर टांग लड़ाएं तो उसमें जाके आपका अहित होता है, यानी अपना काम स्वयं बिगाड़ना, ठीक है। आंखों का तारा होना मुहावरा का अर्थ क्या है। आंखों का तारा होना मुहावरा का अर्थ क्या है, सबसे अलग होना, देखने में अच्छा लगना, बहुत अधिक प्रिय होना, कोई नहीं। तो आंखों का तारा होना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक प्रिय होना। क्या होना, बहुत अधिक प्रिय होना। और यह जो है 4 बार पूछा गया अभी तक, कै बार, 4 बार आपका केवल उत्तर प्रदेश आकलन और छत्तीसगढ़ मिला करके आया हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, आंखों का तारा होना मतलब बहुत अधिक प्यारा होना। आंखों में धूल झोंकना मुहावरा का अर्थ क्या है, प्यारा पुत्र होना, धोखा देना, अच्छा लगना या कोई नहीं। तो देखिए आंखों में धूल झोंकना का यहाँ पर जो मुहावरा का अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा धोखा देना। और यह भी छत्तीसगढ़ का और यूपी दोनों जगह ये प्रश्न बार बार आ रहा है आपका, तो ये आ सकता है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 7, 10, 13 है, 5, 15, 10 है, 8, 10, 8 है। चलिए संबंध देखिएगा, 7 और 13 कितना हो गया बताइए, 20, 20 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 10। 5 और 15 कितना हो गया, 20, 20 में 2 से भाग दीजिएगा कितना आएगा, 10। अब बताइए 8 और यहाँ कितना लेंगे कि जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो 10 आएगा। तो सबको पता है, आप सब शिक्षकगण जानते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन में देखिए ना, 8 और 12, 20, 20 में 2 से भाग दीजिएगा तो 10। ऑप्शन देके ज्यादा काम कीजिए, समझ गए, ऑप्शन ही देखिएगा। चलिए अगला, अब इसमें क्या करना है, देखिए लूप पद को ज्ञात करना है। देखते हैं क्या कुछ इसमें चल रहा है। 5 है, 7 है, 2 है, 4 है, 18 है।
इसी तरह से 9 है, 8 है, 5 है, 3 है, 7 है, 6 है, 9 है, 8 है, बीच में क्या भराएगा आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको, तो आप देखिएगा 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18 और इसी को लिख रहा है अंदर। किस तरह से जोड़िए। ठीक है, अब देखिएगा 8 5 13, 13 3 16, 16 9 25 और यह है इसके अंदर। 8 7 15, 15 6 21 और 21 और 9 30 और ये इसके अंदर। तो इसका राइट आंसर कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। इसी तरह से पारखी नजर जब रखिएगा ना तो सब प्रश्न रीजनिंग का बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिएगा अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 6 4 3 1 2 5 7 6 क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा लुप्त पद। चलिए देखिए अगला देखिएगा यहाँ पर, तो इस तरह से इसका किया हुआ है। हाँ देखिएगा, तो 6 और 1 कितना होगा? 7, 4 और 2 कितना हो रहा है? 6, 3 और 5 कितना हो रहा है? 8 होगा। 3 और 5 कितना होगा? 8 होगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कभी ऊपर से संबंध होता है, कभी नीचे से संबंध होता है, कभी तिरछा संबंध होता है, कभी बीच से संबंध होता है, कुछ भी होता है, इसी संबंध को आपको ढूंढना है केवल। ठीक है, बहुत कम समय में इसी संबंध को ढूंढना है। चलिए अगला देखिएगा, दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 7 है, 2 है, 51 है, 8 है, 2 है, 66 है, 5 है, 2 है, 27 है, 6 है, 2 है, यहाँ क्या होगा आपको बतलाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका संबंध क्या कुछ होने जा रहा है। आप देखिएगा ये जो बन रहा है संबंध, 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, और ये 2 है ना, 49 प्लस 2 कर लीजिए तो कितना बनेगा बीच में? 51, जोड़ के लिख दिया ना। 8 का स्क्वायर कितना होगा बताइए? 64, और इसमें प्लस 2 जोड़ लीजिएगा, प्लस 2 तो कितना हो गया? 66 हो गया ना। 5 का स्क्वायर कितना होगा? देखिए 25, इसमें 2 जोड़िएगा तो कितना होगा? 27। अब बताइए 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, और इसमें 2 जोड़िएगा तो कितना बनेगा? 38। 38 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 38। ये लुप्त 450 ग्राम। देखिए ये भी प्रश्न जो है आपका अभी तक 10 बार से ज़्यादा बार आपके जो है एग्जाम में पूछ दिया गया है। शिशु के मस्तिष्क का भार। ठीक है, तो शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? देखिए यहाँ पर आपको नोट्स बनाया गया है। 350 ग्राम होता है और यह लगभग 8 पाउंड के होता है। और एक वयस्क मस्तिष्क का भार जो होता है वो आपका 1350 ग्राम होता है। ठीक है, शुरू में जब बच्चा होता है तो उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम होता है। ठीक है, और यह 8 पाउंड के करीब होता है। एक वयस्क जो होता है उसका जो होता है 1350 ग्राम। तो ज़्यादा करके देखिए बालक के जन्म का समय पूछा गया है। ये भी जेटेट का प्रश्न है, यूपी टेट और एमपी टेट सब में पूछा गया है। तो सभी प्रश्नों का कलेक्शन हम केवल लेकर के आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स दे रहे हैं, जिससे कि आप यहाँ पर सीडीपी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकिएगा। ठीक है, तो नोट्स जरूर परचेज कर लेना है आप सभी को। एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, यह किस प्रकार के विकार से प्रभावित है? तो बच्चा क्या कर रहा है? पढ़ने में अक्षमता व्यक्त कर रहा है, पढ़ने में अक्षमता। ठीक है, तो देखिए पढ़ने में अक्षमता के लिए आपको अधिगम विकार का एक नोट्स दिया गया है इस चैनल के माध्यम से, अधिगम विकार। अगर उस नोट्स को यदि आप देख लीजिएगा ना तो सीडीपी में अधिगम विकार से कौन प्रश्न आएगा तो आपको समझिए कि यहाँ पर आपको सब बन जाएगा। ठीक है, आपको क्या होगा? सब अधिगम विकार से प्रश्न बन जाएगा। बहुत डीपली उस नोट्स में बताया गया है। तो आप सभी जो जुड़ते हैं हमारे पास उनको नोट्स दे दिया गया, लेकिन जो नए होंगे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो आप सभी भी नोट्स लेकर के पढ़ लीजिए। ठीक है, और उसको परचेज कर लेना है जिससे कि आपको अच्छा आ सके। तो देखिए हम बताए थे कि लक्स है, यहाँ लक्सिया है ना, लैक्सिया, तो लक्स साबुन याद रखता है ना, लक्स याद रखिएगा, लक्स साबुन। लक्स को एक बच्चा जो है लुक्स पढ़ रहा था, तो ये क्या है? पढ़ने की कठिनाई है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। तो लक्स को लुक्स पढ़े, एम को डब्लू पढ़े, पी को क्यू पढ़े, बी को डी पढ़े, इस तरह से उल्टा वाला चीज़ को वो अगर गलती कर रहा है तो पढ़ने की कठिनाई है। पढ़ने की कठिनाई जो होता है एलेक्सिया होता है, लक्स माने लक्सिया। ठीक है, तो लैक्सिया वाला देखिए जितना आएगा वो सब पढ़ने की कठिनाई वाला है, यानी पढ़ने की कठिनाई वाला को लैक्सिया कहिएगा। कोई भी लैक्सिया रहेगा उसको पढ़ने की कठिनाई में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो लक्ष्य से याद रखिएगा, किससे? लक्ष्य से। और उस नोट्स को ले लीजिएगा। एक बच्चा 2 + 2 = 5 कह रहा है और 2 × 8 = 15 कह रहा है, यह किस प्रकार के विकार से संबंधित है? ठीक है, देखिए 2 2 5 और 2 × 8 15, ये किसका काम हो रहा है? कैलकुलेशन। किसका काम हो रहा है? कैलकुलेशन। ठीक है, तो कैलकुलेशन को याद रखिए, कैलकुलेशन वाला जो आएगा तो कैलकुलेशन, तो ओकरे याद रखिएगा कैलकुलिया। क्या कहिएगा? कैलकुलिया। कैलकुलेशन को कैलकुलिया कहिएगा। तो अब देखिए ये गणित वाला जितना प्रश्न आएगा
तो कैलकुलेशन करते हैं, गणित में क्या करते हैं बताइए, कैलकुलेशन करते हैं ना। और कैलकुलेशन को आप याद रखिएगा कि कैलकुलिया कहना है, क्या कहना है, कैलकुलिया। तो गणित वाला आएगा तो सब कैलकुलिया वाला, यानी डिसकैलकुलिया होगा। क्या होगा, कैलकुलिया जिसमें लगल रहेगा वो गणित वाला होगा, क्योंकि गणित में हम लोग करते हैं कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन से बना है कैलकुलिया, ठीक है, कैलकुलेशन से कैलकुलिया बना है, इसलिए कैलकुलिया वाला गणित संबंधी प्रश्न का विकार होता है, ठीक है। 501 बार ये प्रश्न आ गया है अभी तक, सी टेट और इधर हर राज्य का टेट ले ले बता दे रहे हैं, ठीक है। एक बच्चा गणित से संबंधित प्रश्नों को त्रुटि कर रहा है या किस विकार से संबंधित है, तो गणित वाला भी बताएं कि जोड़ घटा गुना भाग करेगा, तो गणित कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है और उसका विकार को याद रखिएगा कैलकुलिया। कैलकुलेशन और कैलकुलिया दोनों सेम है, तो कैलकुलिया वाला जितना होगा वो गणित विकार है, तो डिसकैलकुलिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, बुद्धि लब्धि का सूत्र किसके द्वारा दिया गया था, टर्मेन के द्वारा। देखिए, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है वह किस प्रकार का बच्चा है, प्रतिभाशाली है, प्रखर बुद्धि है, तीव्र बुद्धि। आपको बता देते हैं, ये प्रश्न 5001 बार आपको आ गया है ना, 5001 बार, अभी तक सीटेट में 100 बार आ गया है, बता दे रहे हैं। सीटेट में 100 बार आ गया है और अदर राज्य में देखिएगा तो हर एग्जाम में बार बार पूछ रहा है। तो हम खाली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते हैं, समझ गए, और आपको प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, जिससे यहीं से सारा प्रश्न आपको भिड़ जाएगा। इसका प्रैक्टिस सेट नोट्स पीडीएफ भी आपको दे रहे हैं, आपको ज़्यादा किताब लेने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी राज्यों का किताब से यहाँ पर नोट्स बना बना करके आपको दे रहे हैं, जिससे कि आपको भिड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, वह किस प्रकार, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है वह कैसा है बताइए, तो प्रतिभाशाली है। वो कैसा है आपका, प्रतिभाशाली बालक है। अगला देखिएगा, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक है वह किस प्रकार का बच्चा है, प्रतिभाशाली है, प्रखर है, तीव्र बुद्धि है या सामान्य बुद्धि। 120 से अधिक है, अगर 120 रहता तो सामान्य हो जाता, लेकिन 120 से अधिक है तो वो प्रखर बुद्धि का है। किस बुद्धि का है, प्रखर बुद्धि का है। ये भी प्रश्न अभी तक 1001 बार आ गया है। प्रैक्टिस सेट 23वां प्रैक्टिस सेट में आप सभी शिक्षक बंधुओं का स्वागत है। तो चलिए देखिएगा, बनाइएगा और यहाँ पर बताइएगा कि कितने मार्क्स आप सही कर पा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा अब दूर नहीं है, परीक्षा अब बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो आप जरूर प्रैक्टिस सेट में जुड़िए, और जो यहाँ पर अब तक यहाँ पर हमारे साथ क्लासेज में ज्वाइन नहीं किए हैं वो जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। यानी प्रश्न कर रहा है कि विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए कौन सा क्षेत्र आपको जो है इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा, कौन सा क्षेत्र में आप जब अध्ययन करेंगे तो इस क्षेत्र के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगा। शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर है, आपको भी जल्दी 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 ये बताइएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। क्योंकि शिक्षक को क्या होना चाहिए, तो एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहिए। यानी शिक्षा मनोविज्ञान ऐसा है जो बच्चों के उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, यदि आप शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ते हैं तो। परामर्श का उद्देश्य क्या है, बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना या उपयुक्त सभी। तो देखिए, परामर्श ही एक ऐसा चीज है जिसमें बच्चों को समझना भी पड़ता है, बच्चों की कमियों का कारण भी पता करना पड़ता है और बच्चों के समायोजन में सहायता भी प्रदान करना पड़ता है। यानी उपयुक्त सभी कारण जो है परामर्श के लिए जरूरी होते हैं। बच्चा किस प्रकार सीखता है बताना है, पुस्तक को पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर या कई प्रकार से। तो बच्चा जो है, एक बच्चा वह कई प्रकार से सीख रहा होता है, आपके आसपास में जो बच्चा होता है वह कई प्रकार से सीख रहा होता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, खून पसीना एक करना मुहावरा का अर्थ क्या है, बहुत पीटना, बहुत माथा पीटना, बहुत कठिन परिश्रम करना या पागल हो जाना। बहुत लोग कहते होंगे भाई ये काम में जो है ना हम खून पसीना एक कर दिए तब जा करके हुआ है, मतलब बहुत कठिन परिश्रम करना हो गया। तो ये सब यहाँ पर मुहावरा है जिसको समझना पड़ता है हम लोग को। गड़े मुर्द को उखाड़ना मुहावरा का क्या अर्थ है बताइएगा, मरल आदमी के जिंदा कर देना, पुरानी और भूली हुई बातों को याद कराना, कठोर व्यक्ति सरल भाव अपनाना। देखिए, कभी कभी जब आपस में लड़ाई होने लगता है, आप लोग देखते होंगे घर में गांव में जब लड़ाइया होता है ना, तो ऐसा बात सब 50 साल पहले के बात कबाड़ के रख देंगे आपके दिल में। तो वही चीज़ वह होता है कि गड़े मुर्द उखाड़ना, माने 50 साल से जो बात दबल था और कम पड़ गया था उसको भी लड़ाई में उभार दिए, बात बात में उभार दिए। तो उसी को कहते हैं पुरानी और भूली हुई बातों को याद करना। उसी का मतलब है कि अरे यार तू तो गड़ल मुर्दा उखाड़ देला, ठीक ना, तो गड़ल मुर्दा उखाड़ दिए, इसका मतलब पुरानी और भूली बातों को याद करना होता है। आगे है, चादर से बाहर पांव पसारना का क्या अर्थ है। चादर से बाहर पांव पसारना के क्या अर्थ है, अधिक आय होना,
आमदनी कम हो जाना, पराक्रम करना, आमदनी से अधिक खर्च करना। बहुत बार देखिएगा पहले के बूढ़ बुजुर्ग अभियो कहते हैं कि चादर से अधिक पाँव पसारे के ना चाहिए, कर मने है कि जे तोर आय बा ओकरे में खर्चा कर, यह बात है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, तो ओकर अर्थ वही है कि आय से अधिक खर्चा करना। चादर के बाहर अगर कोई पाँव पसार रहा है, इसका मतलब 54 आमद है तो 58 खर्चा कर रहा है, तो आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए अगला है, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुना और गुना का अर्थ है भागा, तब यहाँ बताइएगा कि 2 + 2 और गुने 2 का मान कितना होगा। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, आपको बताना है। देखिए यहीं पर तुरंत सोल्व कीजिए। जब भी प्रैक्टिस सेट चलता है ना, तो कॉपी और पेन लेकर के आप लोग बैठिए। तो 2 और प्लस का अर्थ का है माइनस, तो प्लस की जगह पर -2 और गुना का अर्थ का, याद रखिएगा गुना का अर्थ देखिए यहाँ देता है, गुना का अर्थ भागा, तो गुना के जगह पर भागा ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहले केकर काम होगा, तो बदमाशवा के नियम हम बता दिए हैं आप लोग के, बदमाश के नियम, और एकरे कहते हैं बोर्डमास और हम इन कहते हैं बदमाश। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर का, फिर भाग, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। देखिए एक डिटेल समझना होगा ना, तो एक अलग रीजनिंग क्लास का यहाँ पर करवा दिया गया है, जिसमें बड़ी डीपली आपको हम बता दिए हैं, समझ गए। तो उस क्लास और नोट्स को जब आप परचेज कीजिएगा तो उसमें सारा चीज़ मिल जाएगा। लेकिन अभी समझिए, सबसे पहले इसमें भाग के काम होगा, तब यहाँ पर घटाव के काम होगा। तो 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 1, और इधर कितना बच गया, 2 और -1, यह ना बच गया। तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ बनाया हुआ भी है, जो नोट्स परचेज करता है उनके लिए। देखिए पी का अर्थ है गुना, ए का अर्थ भागा, आर का अर्थ जोड़ और एस का अर्थ माइनस। तो मान बताइए। चलिए देखिए क्या मान बताना है, यहीं पर काम करेंगे हम लोग। चलिए एक ऑप्शनों नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आइए हल कर लेते हैं इसको, समझ गए, हल कर लेते हैं इसको। तो देखिए क्या बोला आपसे, 36 है ना, तो 36 लिख लिए। ठीक है, अब पी का अर्थ का है गुना, तो पी की जगह पर गुना लीजिएगा, गुना हो गया। उसके बाद 36 है तो फिर 36 ले लिए, और ए का अर्थ का है भागा, तो यहाँ पर भागा ले लिए, कितना हो गया 36। और आर का अर्थ का होता है प्लस, तो प्लस ले लिए 2, यही ना है। सबसे पहले केकर काम होगा, भागा के काम होगा। तो 36 में 36 से भागा दिए तो कितना बच गया 1, तो 36 गुने, और 36 भागा 36 तो 1, अब प्लस कितना बच गया 2। अब 36 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा बताइए, 36 और 2 जोड़िएगा तो 38। तो इसका आंसर कितना होगा 38। ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन यहाँ पर बनाया हुआ है, तो 38 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए यदि कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में या सरल रेखा में गति करती है तो उस गति को क्या कहते हैं। बहुत बार देखिए ये आ गया है प्रश्न, बहुत बार इस सब जगह प्रश्न पूछ रहा है। तो यदि कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में या सरल रेखा में जब गमन करती है या चलती है तो उसको हम लोग कहते हैं, देखिए सरल रेखीय गति, एकदम सरल सीधी रेखा में, एने चलिए तो ये सीधा, एने चलिए तो इसी सीधा, ऐसे चलिए कौन सीधा, तो सरल रेखीय गति होगा। ठीक है, बंदूक की गोली किस प्रकार के गति का उदाहरण है, सरल रेखीय गति, आवर्ती गति, वर्तुल गति या कोई नहीं। तो बंदूक की गोली जो है किस प्रकार के गति का उदाहरण है, सरल रेखीय गति है, आवर्ती गति है, वर्तुल गति है या कोई नहीं। तो बंदूक की गति एकदम सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में मानी जाकर मारता धड़ाम से यहाँ पर गोली, तो एक सीधी रेखा में एकदम जाती है, जेने मारिएगा, ये ना कि बाएं दाएं गोले गोले घूम के जाता ना, एकदम सीधे जाता है, जमन एम में मारिएगा आदमी कहते हैं तड़ाक मानी मारेगा एकदम, तो सरल रेखीय गति होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 100 मीटर की दौड़ में धावक की गति, जब 100 मीटर के आप दौड़ रहे होंगे तो धावक एकदम सीधे रन दौड़ता है, रन दौड़ता है, तो सीधे दौड़ता है, तो सरल रेखीय गति हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, ऊपर से गिरते हुए पत्थर की गति, जब पत्थर को आप कहीं ऊपर से गिराइएगा तो टेढ़ा मेढ़ा गोला गोला ना जाएगा, एकदम सीधे धड़ाम से नीचे धरती पर आ जाएगा। ठीक है, तो जो सीधी या सरल रेखा में चलेगा उसका क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति। तो आंसर क्या होगा, सरल रेखीय गति होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है, 101 बार आया है प्रश्न, टार्च है, मोमबत्ती है, ग्रह है या सूर्य है। तो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कौन होगा, सूर्य होगा, ग्रह का अपना नहीं होता है। ठीक है, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। ठीक है, चलिए अगला, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें क्या कहते हैं। तो जो वस्तु अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको हम लोग कहते हैं, देखिए दीप्त वस्तु। तो इसमें ऑप्शन है दीप्त, अदीप्त, पारभासी या कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, दीप्त होगा। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिएगा प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस
प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि आपका एग्जाम में है, देखिए कम समय है और अधिक क्वेश्चन है, आप टाइम एकदम नहीं लीजिएगा, फट से आंसर मारिएगा, समझ गए। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं या कोई नहीं। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहती है। और देखिए आपको हम बता दें, प्रैक्टिस सेट में केवल वही वाला के हम लेकर के आ रहे हैं जो अभी तक आपको पढ़ा दिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर हमें चेक करना है कि कितना सही कर पा रहे हैं, और आपको भी अपना मनोबल को चेक कीजिएगा कि अब हम इतना सही कर पा रहे हैं। तो जितना पढ़ाया हुआ नोट्स है ओकरा हम बार बार लेके आपको रिपीट करवा रहे हैं। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ के एकदम इसको रिपीट करते रहिएगा, बराबर डेली शाम के एकदम कर लीजिएगा। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता या जिज्ञासा। देखिए जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है ना, उसका संकेत क्या कहता है? सृजनात्मक विचार उसमें आएगा ना, इस संकेत है प्रतिभाशाली होने का। और यहाँ पर क्या अभिव्यक्ति में नवीनता होगा, उसमें जिज्ञासा होगा। लेकिन दूसरों के साथ झगड़ना जो ये प्रतिभाशाली व्यक्ति का पहचान नहीं है। तो आपसे पूछा नहीं, तो नहीं में बी वाला आंसर हो जाएगा, दूसरों के साथ झगड़े वाला वो नहीं होता है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? 5000 एक बार पूछा है जी, अभी तक के बता दे रहे हैं। तो डिसलेक्सिया के लिए देखिए आप याद रखिएगा, लक्स साबुन देखे ना, लक्स साबुन, तो लक्स रहता है ओकरा बच्चा पढ़ता है लुक्स, यानी पढ़े वाला कठिनाई। पढ़े वाला कठिनाई जो होगा ना ओकरा लेक्सिया कहते हैं। तब लेक्सिया में देखिए कौन आ जाएगा, तो कौनो लेक्सिया देते, यहाँ पर देखिए डिसलेक्सिया दिया है, तो डिसलेक्सिया जैसी रहेगा, लेक्सिया मैंने लक्स याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? लक्स ना। तो लक्स मैंने यहाँ पर लेक्सिया होगा, और पठन विकार होता है कि बच्चा लक्स के लुक्स पढ़ रहा था, तो ये पठन विकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होंगे उसकी शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कैसे? अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालय में विशेष बालकों के लिए विशिष्ट पत्तियों द्वारा, विशेष विद्यालय में विशेष अध्यापकों के द्वारा। ठीक है, तो क्या करा? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। विशेष विद्यालय में विशेष बालकों के लिए विकसित पत्तियों द्वारा, विशेष विद्यालय में या विशेष विद्यालय में विशेष अध्यापकों द्वारा। देखिए राइट आंसर देखिए यहाँ पर डी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अगला देखिएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालकों को अंकगणित का ज्ञान देना, बालकों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बालकों में तार्किक चिंता तथा समस्या समाधान की योग्यता का विकसित करना, या बालकों का संवेगात्मक विकास करना। तो आपको हम बता देते हैं, बालकों को गणित देने का मुख्य कारण जो है ना, आंसर सी है। बालकों में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान की योग्यता का विकसित करना जो है एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। समझ गए, मुख्य उद्देश्य यही है। अगला है नैदानिक परीक्षा, डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? कमजोर क्षेत्र की पहचान करना, उपचारात्मक कार्यक्रम के विशेष प्रकृति की आवश्यकता, अकादमिक कठिनाइयों या कारणों का पता करना, या बालकों की कठिनाइयों का पता करना। तो देखिए इसका राइट आंसर है जो नैदानिक डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो बच्चों का, उसमें पता चलता है कि अकादमिक जो एजुकेशनल कठिनाइयों है उसका कारणों का पता करना होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी है। अगला है किसी भी वस्तुओं को चुनने, छांटने, अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु, जैसे एक के चीज में मक्का भी मिल गया है, गेहूं भी मिल गया है, धान भी मिल गया है, तो उसको क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पृथक्करण कहते हैं, वृक्ककरण कहते हैं, घुलनशील कहते हैं, या सरलीकरण कहते हैं। तो वस्तुओं को अलग अलग करने का मतलब छांटना होता है, और सेपरेट करना, अलग अलग सेपरेट कर देना, उसको पृथक्करण के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसको पृथक्करण कहते हैं। किसी मिश्रण में अवांछित या अनुपयोगी पदार्थों को हाथ से चुनकर अलग करने की विधि को क्या करेंगे? हाथ से चुनेंगे तो क्या कहेंगे बताइए? थ्रेसिंग विधि कहेंगे, हस्तचयन विधि कहेंगे, अवसादन कहेंगे, या चालन कहेंगे? तो हाथ से चुनेंगे तो हस्तचयन विधि न हो जाएगा, हैंड पिकिंग न हो जाएगा। तो हाथ से चुनेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं हस्तचयन विधि। ठीक है, क्या कहते हैं? हस्तचयन विधि। चावल के दानों में से डंडल, कंकड़ को अलग किस प्रक्रिया द्वारा अलग अलग किया जाता है? चावल के दानों में से डंडल या कंकड़ है उसको किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? थ्रेसिंग विधि, चालन विधि, हस्तचयन विधि, या वाष्पन विधि? देखिए यहाँ पर अगर डंडल उंडल है अगर चावल में, तो ओकरा हम लोग हाथे से चुन के कर लेते हैं। क्या करते हैं? हाथ से चुन के कर लेते हैं, अलग अलग हस्तचयन विधि कहते हैं। अब है अगला है यहाँ पर अगला प्रश्न, कौन आया है यह किस प्रकार का सर्वनाम है? कौन आया है यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो देखिए कौन आया है, तो ये प्रश्न न है, आया है। ये देखिए हंसुआ छाप हो गया जी, हंसुआ छाप माने प्रश्नवाचक चिन्ह, तो सर्वनाम पूछेगा तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में रहेगा, तो क्या कहिएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। कौन आया है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है।
तुमने आज क्या खाया, तो वैसा सर्वनाम जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आवे ओकरा हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा तो उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। और वो यहाँ पर जो है आपका, तो प्रश्नवाचक किसमें, तो देखिए ई नंबर ऑप्शन में है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा B5RJJKAP की व्यवस्था में बाएं से पांचवा अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन होगा। देखिए एकदम सब के नोट्स दे दिया गया है और सबको बहुत ही डीपली हम आपको पढ़ा दिए हैं। तो बाएं से बाएं कहें, दाएं से दाएं कहें, घटा दीजिए। तो बाएं से पांचवा अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, तो 5 में से 3 घटाइएगा भैया, बचेगा 2, यानी बाएं से दूसरा अक्षर देखिए कौन हुआ। तो बाएं मतलब इधर से देखना है और दाएं मतलब इधर से देखना है। तो बाएं से दूसरा अक्षर कौन है बताइए, तो पहला है बी और दूसरा है 5, तो आंसर हो जाएगा एकर 5। एक ट्रिक सब बता दिए, एकर नोट्स दे दिए हैं। तो जो नहीं जुड़े हैं उन्हीं को दिक्कत होगा, जो जुड़े होंगे फटाफट बनाइएगा और आंसर बोलिएगा, और जो नहीं जुड़े हैं वो सब नोट्स ले लीजिए। देखिए इसी तरह से नोट्स बना के सबको मिला है। तो ये दूसरा हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा 5 क्या है, 5 #@7 इस तरह से दिया हुआ है। अब बोल रहा है इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है दाएं से 10वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर। देखिए एक ही तरफ दाएं से दाएं कहे, घटा लीजिए हमेशा, बाएं से बाएं कहे घटा लीजिए हमेशा। तो 10 - 8 यानी दूसरा, तो दूसरा अक्षर कने से, दाएं से बोला है भाई, वह देख लीजिए शिक्षक बंधु, दाएं से, तो दाएं मने एन से चलिएगा ना। तो दाएं से दूसरा अक्षर कौन हो गया, तो ये पहला है हैशटैग और दूसरा @ तो @ किस में आया है, ए में आया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, इसमें से कौन त्रिपदी व्यंजक है, वैसा व्यंजक जिसमें 3 गो पद होता है, जिसमें 3 गो पद होता है और उसमें x चर राशि या y चर राशि लगा होना चाहिए, कोई भी चर राशि। तो इसमें 3 गो पद किसमें है, ये द्विपदी व्यंजक है। और ये देखिए 3 गो पद है, इसलिए इसमें एक ये जो है त्रिपदी व्यंजक है। तो जिसमें 3 गो व्यंजक रहेगा उसको त्रिपदी कहेंगे। इसमें कौन द्विपदी व्यंजक है, देखिए 2y + 5 3m, m + y + z - 1 2 + 3। तो इसमें द्विपदी व्यंजक जो है वो 2y + 5 है। अब आप कहिएगा कि भैया इहो तो दुइये को है ना, तो देखिए ये व्यंजक नहीं हुआ, क्योंकि किसी एक में जो है चर राशि लगा हुआ होना चाहिए, यानी x y z लगा हुआ रहेगा तभी वो व्यंजक होगा, नहीं तो वो व्यंजक नहीं बनता है। तो केवल इसमें लगा हुआ है और ये 2 गो है, इसलिए द्विपदी व्यंजक है। आगे देखिएगा, इसमें कौन एक पदी व्यंजक है, एक पदी व्यंजक है 2x 2m + 1 2xy + 5 5my + z। तो एक पदी व्यंजक, तो जरा में एगो पद रहेगा ना ओकरा एक पदी व्यंजक कहेंगे। तो ये एक पदी व्यंजक है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, 8598 मीटर, 8132 मीटर, 7332 मीटर या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है यहाँ पर 8598 मीटर है, ठीक है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, देखिए हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को 1001 बार पूछा है जी, एकदम याद रखिएगा। वाह हिमालय, शिवालिक या दून। देखिए हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को ही वाह हिमालय भी कहते हैं, शिवालिक भी कहते हैं, दून भी कहते हैं, यानी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। प्रायद्वीपीय पठार जो है किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का, भूटान जनजातियों का, स्थल मैदान का या कोई नहीं। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार जो होता है ना वो गोंडवाना लैंड का एक भाग है। किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का यह एक भाग है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कमिंग को पासिंग लिखी जाती है तो CNG को क्या लिखा जाएगा, देखिए COMING, ठीक है, COMING। कमिंग को क्या लिखा जाता है, पासिंग लिखी जाती है, तो CNG को क्या लिखा जाएगा, PNG RNG या क्या लिखा जाएगा। तो देखिए कमिंग COMING, कमिंग को क्या लिखा जाता है, पासिंग, तो CNG। देखिए इसी में से आ रहा है CNG, इसी वर्ड्स में से आ जा रहा है, इसलिए इसी में से देखेंगे तो C को क्या कहेंगे, देखिए C है, कमिंग को पासिंग लिखा जाता है, C को क्या कहेंगे, P। C का शुरू है, इसका शुरू है C, इसका शुरू है P, तो C को P कहेंगे। और NG, तो N के बदला में देखिए यहाँ N है तो यहाँ N है, यानी N को NA लिखेंगे, यहाँ G है तो यहाँ G है, तो G को GA लिखेंगे। तो पहला में जो संबंध बनता है उसी में से चुनने के लिए ये दिया गया है, तो इसका राइट आंसर PNG होगा और इसको A कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर बनाया हुआ है जो नोट्स परचेज करते, देखिए यदि किसी कुट भाषा में राम को कौन लिखा जा रहा है, राम को CON लिखा जाता है, सीता को
PYLO लिखा जाता है, तो रीता को क्या लिखा जाएगा। देखिए जो प्रश्न पूछ रहा है ना उसका देखिएगा कि जो लेटर है क्या इसी में से मिलता जुलता तो नहीं आ रहा है कि राम को कौन लिखा गया था, सीता को पहलो, तो उसी में से तो नहीं है। तो आर देखिए इसमें भी है, आर इसमें भी, यानी इसी में से आ रहा है। अब आई देखिएगा इसमें भी है, ITA यहीं पर मिल गया रीता, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि क्या क्या लिखा जाता है। एक तरफ से आप बना लीजिएगा, राम जो है उसको आप लिख रहे थे CON कौन। चलिए नीचे बनाया हुआ देखते हैं आपको, आइए देखिए राम को क्या लिखा गया है, कौन लिखा गया CON। सीता को क्या लिखा गया PYLO। तो रीता को क्या लिखा जाएगा, तो यहां पर देखिएगा रीता को क्या लिखा जाएगा, तो आर के बदला में क्या है, नीचे देखिए आर के बदला में C, तो यहां पर C होगा। आई का क्या लिखा गया है, आई का आपका क्या लिखा गया है, तो यहां पर आई को यहां पर Y लिखा गया है, ठीक है। आई को क्या लिखा गया है Y है, तो Y आ गया। टी को क्या लिखा गया था L, तो L आ गया। और ए को क्या लिखा गया, तो Y, यानी पहलो लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसको हम लोग बना लेते हैं रीजनिंग के अंतर्गत, और इसका पूरा नोट्स दे दिया गया, आप देख लीजिएगा। यदि हैदराबाद को DABAREDYH के रूप में कुटबद्ध किया जाता है तो बेंगलोर का कुट क्या होगा आपको बताना। देखिए आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद देखिए यही है ना, इसका जस्ट उल्टा ही लिख रहा है, यानी इधर से आप बाएं से दाएं चले तो इसमें दाएं से बाएं लिखा है, यानी D लिखा, फिर A लिखा, फिर B लिखा, फिर जस्ट इसको अपोजिट लिखा गया है, ठीक है। तो बेंगलोर को क्या लिखा जाएगा भैया बताइए, तो बेंगलोर को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। बेंगलोर को तो जस्ट अपोजिट लिखेंगे, ये बाएं से दाएं लिखा, हम दाएं से बाएं लिखना शुरू करेंगे, तो दाएं से बाएं लिखेंगे तो क्या होगा, E होगा, फिर क्या होगा R होगा, फिर क्या होगा O होगा, फिर क्या होगा L होगा, फिर क्या होगा G होगा, फिर क्या होगा N होगा ना। तो EROLGN, AROLGN, और उसके बाद होगा AB, लेकिन इसमें देखिए BA है तो पहला नहीं होगा। ER इसमें नहीं है, ER इसमें भी नहीं है, आगे देखते हैं, और उसमें होना चाहिए AB, ठीक है। तो देखिए ER इसमें है, ये राइट आंसर है D इसका ना। चलिए अगला देखते हैं, यदि किसी कूट भाषा में EMBZZLE को MEEBZZEL के रूप में कुटबद्ध किया जाता है तो उसी कूट भाषा में मैक्सिमाइज को किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। देखिए क्या किया गया यहाँ पर, EM इतना लिखा हुआ है उसको इस तरह से, तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, EM को ME लिखा है, ठीक है, मैंने इसको अपोजिट किया है, फिर BE को EB कर दिया, देखिए BE को EB, यानी E पहले और B बाद में आ गया है, फिर डबल जेड है तो इसको भी ऐसे किया है, फिर इसको भी इस तरह से किया है। तो अब आपको मैक्सिमाइज को लिखना था, ठीक है। तो आप कैसे लिखिएगा, तो इस दोनों दो को अंतर कर रहा है, तो A इधर आएगा और M इधर आएगा, फिर XI है तो I इधर आएगा, X इधर आएगा, ठीक है। फिर क्या है XI हो गया, फिर MI है तो I इधर आएगा, M इधर आएगा, फिर ZE है तो E इधर आएगा, Z इधर आएगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका AM हो जाएगा, IX हो जाएगा, AMIX कहाँ पर है देखिएगा, AMXI कहाँ पर है आपको देखना है, ठीक है। तो AMXI अभी तक नहीं आया है, AMIX, ठीक है, AMXI यहाँ पर C में आ रहा है, तो इसका राइट आंसर देखिए C हो जाएगा आपको, ठीक है। इसमें से कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर नहीं गुजरती, किस किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, झारखंड से, बिहार से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, किससे नहीं गुजरती है आपको बताना। बहुत बार 101 बार ये प्रश्न आया हुआ है। तो कर्क रेखा जो है बिहार से होकर के नहीं गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, बिहार से होकर के नहीं गुजरती है, कौन, कर्क रेखा। इसका ट्रिक भी देखिए आपको यहाँ दे दिए हैं, जो नहीं नोट्स परचेज किए वो कर लीजिएगा कि इसका ट्रिक के साथ आपको पढ़ाएं। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती उनका नाम याद रखने का ट्रिक आपको दिया गया है। गमछा झारा मित्र पर राजा, ग से है गुजरात, म से है मध्य प्रदेश, झ से है छत्तीसगढ़, झार से है झारखंड, मित्र से है मिजोरम, त्र से है त्रिपुरा, पर से है पश्चिम बंगाल और राज से है राजस्थान। इतने सारे राज्यों से होकर के कर्क रेखा, इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास जो है किस अवस्था में होता है, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या पौधावस्था। तो विकास जो होता है वो शैशवावस्था में होता है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है, 206, 230, 270 या 320। तो ठीक है, तो जन्म के समय जो शिशु में हड्डियां होती है वो तो 206 नहीं होती है, वो एक वयस्क के समय होती है, तो इसमें हड्डियों की संख्या 270 होती है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आपका एग्जाम सिर्फ स्पीड का ही है। जल्दी जल्दी जवाब देने लगेंगे तो समझिए कि आपका यहाँ पर तैयारी अब पूरा होने जा रहा है, और आपको तो हम इस कदर तैयारी करवाएंगे कि आप जरूर जवाब देने लगिएगा।
बीजावस्था कहा जाता है 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह या जन्मजात। तो देखिए बीजावस्था जो कहा जाता है वो 0 से 2 सप्ताह को कहा जाता है, ठीक है। सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता, मिस्र सभ्यता, नील सभ्यता या कोई नहीं, बताइएगा। तो सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम से किसको जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? 5001 बारी प्रश्न आया हुआ है। दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, के से मजुमदार या कोई नहीं। तो देखिए अब सुपर फास्ट टेस्ट ये सब चल रहा है। सुपर फास्ट टेस्ट में जो जो जुड़ेंगे वो नोट्स जरूर ले लेंगे और यहाँ से जरूर परचेज करके पढ़ेंगे, क्योंकि जितना आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा ना उतना ही से आपको यहाँ पर प्रश्न भिड़ना है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, के सी मजुमदार या कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने की है, ठीक है। मोहन सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, के सी नियोग या कोई नहीं। एक सब ट्रिक को हम दे दिए हैं, इसलिए देख लीजिएगा। तो राखालदास बनर्जी होगा, ठीक है। अभी केवल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका सब का ट्रिक दिया हुआ है। मरुस्थल में कौन प्राणी रह सकता है? गाय, भेड़, बकरी या ऊंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊंट होगा। मरुस्थल में ऊंट रह सकता है, डी इसका राइट आंसर है। मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है? 5001 बार प्रश्न आया है जी। ऊंट, घोड़ा, हाथी या बकरी। तो मरुस्थल का जहाज ऊंट को कहा जाता है। चलिए आप लोग भी सही सही कर रहे होंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जल्दी जल्दी बताइएगा, कहाँ के केले भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? कानपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर या सभी। तो हाजीपुर का केला जो है प्रसिद्ध है। लीची कहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध है? हाजीपुर, नागपुर, मुजफ्फरपुर या कोई नहीं। तो लीची जो है मुजफ्फरपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। किसी वास स्थल के सभी सजीव पौधे उपस्थित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो सजीव पौधे तो जैव घटक। कौन सा घटक होगा? जैव घटक। और निर्जीव तो अजैव घटक। सजीव में कौन कौन सा लक्षण होता है? श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, प्रजनन करते हैं, सभी। तो सभी एक राइट आंसर होगा, ठीक है। सभी इसका राइट आंसर होगा। कर सभी जंतुओं तथा पौधे अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? सभी पौधे या जीव जंतु जो अपने समान प्रजाति उत्पन्न करते हैं वो किस प्रक्रिया के तहत करते हैं? प्रजनन, श्वसन, वृद्धि या कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रजनन के तहत करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों में वृद्धि होती है निश्चित समय तक, 20 वर्षों तक, जीवन पर्यंत या कोई नहीं। तो पेड़ पौधों में देखिए जीवन पर्यंत होती है। क्या होती है? पेड़ पौधों में वृद्धि जो होती है वो जीवन पर्यंत होती है। गुरु का स्त्रीलिंग रूप है गुरु जी, गुरुआ, गुरुमती या गुरुवाइन। तो बहुत को होता है एक गुरुवाइन जी, आप लोग गुरु जी है ना। तो जब कोई बाहर से आएगा तो ऐसी बोला था एक गुरुवाइन है, सुनो गुरुवाइन होगा। क्या होगा? गुरुवाइन। कवि का स्त्रीलिंग रूप कौन है? 5001 बार पूछा है जी, एकदम देख लीजिएगा। तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री, कवित्री, कविनी या कवियाइन। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कवित्री। क्या होगा? कवित्री। युवक का स्त्रीलिंग रूप है युवकाइन, युवकी या युवती। तो युवक का स्त्रीलिंग रूप जो होगा वो आपका हो जाएगा युवती। क्या हो जाएगा? युवती। अगला है 2 का पावर 5 का मान कितना होगा? 2 का पावर 5 का मान कितना होगा बताना है। तो 2 का पावर 5 के क्या कीजिएगा? तो 5 बार लिखिएगा ना, तो लिखिए ना फटाक से और करिए ना गुना, इसे तो याद होना चाहिए आप लोग के। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी की 32। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट काम करना है। ए गुने ए, सी गुने सी, डी गुने डी गुने डी का मान संकेतन में कितना होगा बताइए। ए कै बार लिख दिया? 2 बार लिख दिया तो ए स्क्वायर। सी कै बार लिख दिया? 2 बार तो सी स्क्वायर। डी कै बार लिख दिया? 3 बार तो 3 बार। यानी ए स्क्वायर सी स्क्वायर डी क्यू होगा, ठीक है। ए स्क्वायर सी स्क्वायर डी क्यू, ये एक राइट आंसर होगा। फटाफट मारिए ना। देखिए अब यहाँ एक चौराहे पर 3 घंटियां 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो ये तीनों घंटियां पुनः कितने मिनट के बाद बचेगी? 5001 बार ये प्रश्न पूछा है, अब तक बता दे रहे हैं। तो ऐसा प्रश्न पूछे अंतराल वाला तो सीधे एलसीएम निकालिएगा। तो निकालिए ना, 5, 10 और 15 के एलसीएम निकाल लीजिए फटाक से, ठीक है। 5, 10 और 15 क्या हो जाएगा जी बताइए फटाक से। तो 5 से दिए तो 1, 2, 3, 5 दूनी 10, 10 दिया कि 30, यानी 30 मिनट बाद जो है तीनों घंटे पुनः एक साथ बजेगी। और देखिए एक नोट्स दे दिए हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सबको नोट्स ले लीजिएगा। जिसका कोई इलाज ना हो सके उसके बदले में एक शब्द का है, साध्य है, असाध्य है, साधनीय है या कोई नहीं। तो जिसका इलाज ना हो सके उसको हम लोग असाध्य बीमारी कहते हैं। जिस पर विश्वास न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? विश्वसनीय, अविश्वसनीय, विश्वास या कोई नहीं। तो जिस पर विश्वास न किया जा सके उसको हम लोग कहते हैं अविश्वसनीय। अकस्मात होने वाले को क्या कहते हैं? अकस्माती, आकस्मिक, अचानक या कोई नहीं। तो अकस्मात होने वाला को हम लोग आकस्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आकस्मिक। भारत और चीन के बीच की रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा या मैगिनोट रेखा। तो भारत और चीन के बीच की रेखा को हम लोग यहाँ पर देखिए कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा।
स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, लाल सागर एवं भूमध्य सागर, कैरिबियन सागर और प्रशांत सागर। तो स्वेज नहर जो किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर देखिए 5001 बार प्रश्न पूछा है एकदम, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच या भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हम केवल देखिए क्वेश्चन प्रश्न लेके आ रहे हैं और आप लोग अभी तक नहीं जुड़ रहे हैं तो पछतावा होगा। जल्दी जल्दी जुड़िए। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक? 2002 बार आया है प्रश्न। तो मेरियाना गर्त जो है किसमें है? तो ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, सबसे गहरा गर्त माना है। द रामायण इज बेस्ट बुक ऑफ हिंदू, द एन। तो देखिए पवित्र धार्मिक पुस्तक है द रामायण। तो धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले द लगता है, आंसर द हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यू डू नॉट डॉट 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 टू मार्केट, टू मार्केट गो होगा, वेंट होगा, गोइज होगा, गोइंग होगा। देखिए डू नोट और डज नोट के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप लगता है और यहाँ पर गो जो है पहला रूप है, इसलिए एक आंसर गो होगा। ठीक है, गो होगा। डू नोट और डज नोट के बाद वर्ब के पहले रूप आता है। राम इज नॉट गोइंग टू द स्कूल, कौन सा सेंटेंस है आपको बताना है? राम इज नॉट गोइंग टू द स्कूल, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव या नन ऑफ दिस। तो देखिए राम इज नोट, नोट जहां लगा वो निगेटिव हो गया, नोट जहां लग गया निगेटिव हो गया भैया, तो ये होगा निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। एक आयत में कितनी सममिति रेखा होती है? सममिति रेखा मैंने बराबर मोड़ना जी, एकदम बराबर, एक को कोना इन्होंने नहीं। तो आयत को कई बार आप मोड़ सकते हैं जिससे बराबर होगा। ठीक है, तो आयत को हम 2 ही बार मोड़ सकते हैं जो बराबर गए। एक बार इधर से मोड़ेंगे तो ई इस पर चढ़ जाएगा और एक बार ऐसा ऐसी के मोड़ेंगे तो भी चढ़ जाएगा, यानी दुइये को सममिति रेखा होगा एक में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यदि x बराबर 1 y बराबर 2 तो 2x प्लस 2y के मान का होगा? 5 4 6 8 का होगा, बताइए। तो 2x प्लस 2 ये y ना, तो x के मान 2 है तो 2 एकम 2 और y के मान 2 है तो 2 दूनी 4, तो 4 और 2 6, सी एक आंसर हो गया ना। फटाफट बैठाइएगा भैया। एक पेन का मूल्य 50 रुपए है तो 50 पेन का मूल्य कितना होगा? कह रहे होंगे कि कितना हल्का है। देखिए जेटेट 2013 देख लीजिएगा, ऐसने आया था, सब कोई फेल किया था। तो 50 गुने 50 कितना होगा? यहाँ पर 50 है तो 50 रुपये है तो 50 पेन का, तो कितना हो गया बताइए? 2500। एक आंसर बी होगा 2500 रुपया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। वर्णमाला ABCDEFGH के तीसरे, चौथे, पांचवें और 9वें अक्षर को लेकर एक सार्थक शब्द बनाया गया है, तो दूसरा अक्षर कौन होगा? DIEC। देखिए कहाँ है वर्णमाला ABCDEFGHI के तीसरा, देखिए तीसरा, तो तीसरा कौन है भैया बताइए? C। चौथा कौन है? D। पांचवा कौन है? E। और नावा कौन है? तो यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां आई को लेकर के एक सार्थक शब्द बनाया जाए तो दूसरा अक्षर कौन होगा? ये बताइए। CDEI से सार्थक शब्द कौन बनेगा? तो इससे सार्थक शब्द देखिए बनेगा डाइस। डाइस जिसको हम लोग पासा कहते हैं ना, डाइस बनेगा। तो दूसरा अक्षर कौन होगा? तो दूसरा अक्षर आई होगा। दूसरा अक्षर सीधा देखते हैं, आई होगा, आई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रमेश के पहले, दूसरे और तीसरे अक्षरों के प्रयोग से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे? रमेश जो लिखा हुआ है ओकर पहला, तो पहला मने आर, दूसरा मने ए और तीसरा मने राम के प्रयोग से कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं? मैंने ऐसा शब्द बनाना है जिससे अर्थ निकले। ठीक है, तो राम हो गया, एक तो ये अर्थपूर्ण ऑलरेडी है। दूसरा हम लिख सकते हैं आर्म, क्या लिख सकते हैं? आर्म। आर्म मने बाजू या बाँ हो गया। तो ये यहाँ पर जो है 2 चीज लग रहा है, सार्थक बनेगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है आकाश, सुरेश, पीयूष या अश्व। ठीक है, पर्यायवाची शब्द माने उसके समान शब्द है अमृत को तो पीयूष कहते हैं। पीयूष माने क्या होता है? अमृत होता है। ठीक है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है अश्व, तुरंग, बाजी या सभी। तो अश्व भी घोड़े के कहते हैं, तुरंग भी घोड़ा कहते हैं, बाजी भी उसी कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर देखिए सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा।